हेलो, राधे राधे, राम राम सभी के लिए। देखिए यहाँ पे हम लोग अब पढ़ेंगे एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए पेपर सेकंड। ठीक है, आपका फर्स्ट पेपर पूरा हो गया था, हमने उसके पूरी फ़ोटोज़ डाल दी थी, आपने देख ली होंगी। आप उसको पूरा पढ़ लेना। ठीक है, आपको समझ आए तो अच्छा, नहीं समझ आए तो पूछ लेना। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि कुछ बच्चे बोल भी रहे थे कि थोड़ा डिस्क्राइब करके पढ़ा दें तो ज़्यादा अच्छा है, तो हम प्रयास करेंगे कि आपको थोड़ा डिस्क्राइब करके पढ़ाएं, थोड़ा समझा कर पढ़ाएं। ओके, पूरा समझाना तो मुश्किल होगा क्योंकि 4 बुक हैं और चारों को समझाने बैठे तो 1 साल लग जाएगा हमको तो इसलिए जहाँ में इम्पोर्टेंट लगेगा वह हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता ही है एमएड के लिए हम लोग देख रहे हैं, एमएड फर्स्ट सेमेस्टर है। ओके, और ये सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर है एमएड का, शिक्षा का इतिहास एवं राजनीतिक अर्थव्यवस्था, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ एजुकेशन। ठीक, चलिए चलते हैं। ये देखिए इसका जो पाठ्यक्रम है वो ये है। तो यहाँ जो पहला यूनिट है हिस्टोरिकल परसेप्टिव्स, तो हम यहाँ देखेंगे इसमें क्या क्या है। देखिए हिस्टोरिकल परसेप्टिव्स में क्या है कि देखिए यहाँ लिखा है ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ एजुकेशन एंशिएंट, यानी कि प्राचीन भारत में प्राचीन काल में शिक्षा का इतिहास कैसा था, प्राचीन काल में शिक्षा कैसे दी जाती थी, और प्री इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता से पहले शिक्षा का स्तर क्या था, और पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता के बाद शिक्षा का स्तर क्या रहा। तो एक तो हम ये देखेंगे। ठीक है, चूँकि पढ़ाना है तो पढ़ाने के तौर पर देखेंगे, तो आज हम केवल इसी पॉइंट को देखेंगे, इसमें बहुत बड़ा है इसका ही। ठीक है, उसके बाद हम ये देखेंगे एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटी कौन कौन सी थी, प्राचीन भारत में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, कौन कौन से विश्वविद्यालय हुआ करते थे, जैसे नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, ये सब हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। तो आज जो आपका टॉपिक होना है वो ये है। ठीक है, इसमें भी आधा ही हो पाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम आपके पास केवल इसका फ़ोटो ही लेने के लिए बोला करते थे कि आप लोग ताकि अपने आप पढ़ लेंगे। लेकिन कुछ बच्चे चूँकि चाहते हैं कि थोड़ा उसको डिस्क्राइब करके बताया जाए, तो इसलिए कोशिश कर रहे हैं। चलो हम आज, ठीक है, आज हम कोशिश करते हैं पढ़ाने की। यदि आपको ठीक लगेगा तो फिर हम डिस्क्राइब करके पढ़ाया करेंगे। ठीक है, डिस्क्राइब करके यहाँ पर सेंड किया करेंगे सारे पेपर्स, ताकि आपको और अच्छी तरह समझ आए, और आपको एक बार में ही समझ आ जाएगा, ये गारंटी है। यदि आपने सही से पढ़ा, ध्यान से पढ़ा, तो आपको एक बार में ही समझ आ जाएगा कि क्या है इसमें। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए, चूँकि आप जानते ही हो कि 5 यूनिट हैं इसमें, लेकिन 5 यूनिट में से अभी हम पहली यूनिट देख रहे हैं, पहली यूनिट का पहला पॉइंट देख रहे हैं। पहले पॉइंट में भी कुछ यहाँ से यहाँ तक ही देख रहे हैं अभी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फर्स्ट यूनिट है। अच्छा, एक बात और आपको बता दूं कि हम ये जो पढ़ेंगे, हम इसको क्वेश्चन फॉर्म में पढ़ेंगे। हम इसको कैसे पढ़ेंगे? क्वेश्चन फॉर्म में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, उसका आंसर क्या होगा, तो हम लोग ऐसे पढ़ेंगे इसको। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यूनिट फर्स्ट है ये, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, हिस्टोरिकल परसेप्टिव। तो यहाँ कौन कौन से प्रश्न एक बार देख लीजिए। देखिए प्रश्न तो यहाँ काफ़ी हैं, ये भी है 10 तक यहाँ हैं, उसके बाद ये सब हैं, ये भी फर्स्ट यूनिट के ही हैं। ठीक है, यहाँ तक हैं फर्स्ट यूनिट के। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं अभी, हम लोग यहाँ देखते हैं इसमें भी हम कौन से प्रश्न देख रहे हैं। देखिए ये सारी चीज़ आपको बताना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको माइंड में ये क्लियर रहे कि आप क्या पढ़ने वाले हो, आपको पूरा बिल्कुल क्लैरिटी आपके माइंड में होती रहे। कितने पेपर होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, किस पेपर में कौन सी यूनिट है, और किस पेपर में क्या पढ़ाया जाता है, आपको पूरा क्लियर होता रहे। इसलिए आपको यहाँ पर स्टार्ट से ही सारी चीज़ बिल्कुल बताई जा रही है, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहला प्रश्न देखिए, पहली यूनिट है, आपको बताइए प्राचीन स्वतंत्रता पूर्व एवं स्वतंत्रता पश्चात शिक्षा का संक्षिप्त अवलोकन। एंशिएंट काल में क्या था, प्री इंडिपेंडेंस क्या था, स्वतंत्रता का स्तर, और पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या रहा। तो इसमें हम कौन कौन से प्रश्न पढ़ने वाले हैं आज? तो एक तो ये पढ़ेंगे वैदिक कालीन शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य का वर्णन कीजिए। यानी वैदिक कालीन शिक्षा को हम लोग मुख्य रूप से देखेंगे, उसकी विशेषताएं क्या हैं, वर्तमान में कहाँ तक उपयोगी है। ठीक है, और ये सब एक ही तरह के प्रश्न हैं। और आज हम दूसरा प्रश्न ये पढ़ेंगे, मैकाले का जो विवरण पत्र है ना, वो क्या था, उसकी सिफारिशें क्या थी, आज हम ये भी पढ़ेंगे। और इसके अलावा क्या पढ़ना है, इसको देखिए, इसी प्रश्न को,
तत्कालीन भारतीय शिक्षा पर इसका क्या प्रभाव पड़ा था, यानी कि मैकाले ने जो अपना विवरण पत्र दिया था उसका भारत की उस समय की शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा था वो देखेंगे। और मतलब मैकाले को देखेंगे और उसके बाद मैकाले का निस्यंदन सिद्धांत क्या था, बहुत फेमस है, वेरी फेमस, तो हम ये देखेंगे और वुड डिस्पैच को देखेंगे। ओके, और कोशिश रहेगी कि भारतीय शिक्षा आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या क्या थी ये और हम लोग देख लें। 5वां प्रश्न, ठीक है। कुल मिलाकर आज हम लोग यहाँ तक देखेंगे, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, धैर्य बनाए रखिएगा, अच्छी तरह पढ़ना, अच्छी तरह पढ़ लिया गारंटी है कि एक बार में समझ आ जाएगा, दूसरे बार की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी पढ़ने की, एक बार में बिल्कुल आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा कि हिस्टोरिकल परसेप्टिव है क्या, क्यों हम एजुकेशन में से पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करें, चलिए लेकर प्रभु का नाम शुरुआत करते हैं। ओके, क्या पढ़ने वाले हैं हम, आपको पता चल गया कि पहले हम पढ़ेंगे वैदिककालीन शिक्षा क्या है, ठीक है, कैसी है। ओके, चलो ये देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, वैदिककालीन शिक्षा से आप क्या समझते हैं, ऐसे पढ़ते हैं। अच्छा, इस पेज को हम ऐसे ना करके थोड़ा यूँ कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि ये थोड़ा बड़ा करके आपको क्लियर समझ आ जाएगा, है ना। अच्छा, जो भी स्टूडेंट इसका फ़ोटो लेना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें, वो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। जो बाद में पढ़ना चाहें वो स्क्रीनशॉट लेना, लेकिन अभी चूँकि कहा है हमसे तो थोड़ा हम कोशिश करते हैं उसको पढ़ाने की, थोड़ा जल्दी चलेंगे। ओके, चलिए क्या है यहाँ देखते हैं। प्रश्न है, वैदिककालीन शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। यानी कि कुल मिलाकर ये है कि हमको ये देखना है वैदिककालीन शिक्षा क्या है, विशेषता क्या है, कहाँ कहाँ उपयोगी है ये, और वर्तमान शिक्षा में इसका कहाँ तक योगदान है और क्यों ये उपयोगी सिद्ध हो रही है। ठीक है, चलो देखिए, सबसे पहले इसमें क्या बताना होगा, सबसे पहले हमें ये बताना होगा कि शिक्षा से होता क्या है। मतलब शिक्षा ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करती है, ठीक है, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करती है, और ये शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति हर प्रकार से समाज में बैठने योग्य बन जाता है, अपनी बातों को रखने योग्य बन जाता है। ओके, तो इसमें क्या है, इसमें यही बताएगा कि शिक्षा क्या करती है, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करती है। और ये शिक्षा जो है ना, ये ऐसी शिक्षा है, क्योंकि हम वैदिककालीन शिक्षा के बारे में यहाँ देख रहे हैं, तो इस वैदिककालीन शिक्षा की वजह से ही वैदिक साहित्य को सुरक्षित रखा जाता है, और इसी वैदिककालीन शिक्षा की वजह से अनेक प्रकार के विद्वानों का जन्म भी हुआ और उनके बारे में लोगों ने विचार किया। ठीक है, देखो अक्षर है, आप पढ़ लीजिएगा इसे, लेकिन हम आपको जो है इसमें मुख्य रूप से वो बताते हैं। ठीक है, तो जब पूछा गया वैदिककालीन शिक्षा क्या है, सबसे पहले आपको शिक्षा का अर्थ बताना है। शिक्षा का अर्थ क्या होता है, शिक्षा का मतलब क्या होता है। तो देखो, शिक्षा का मतलब विद्या है, शिक्षा का मतलब ज्ञान है, शिक्षा का मतलब बोध है, और शिक्षा का मतलब विनय है। ठीक है, शिक्षा का मतलब ये होता है। अच्छा, शिक्षा का मतलब कोई ये नहीं है कोई एक सीमित अर्थ हो, एक छोटा अर्थ हो। शिक्षा का जितना व्यापक आप अर्थ करना चाहोगे उतना आप कर पाओगे, जितना चाहोगे उतना। ठीक है, अब आपका ये समय ऐसा नहीं है कि आप शिक्षा बोलो से शिक्षा धातु बनी है, ये सब आवश्यकता नहीं है। आपको शिक्षा के अर्थ को क्लियर करना है कि शिक्षा का मतलब क्या है, कि भैया शिक्षा का मतलब विद्या भी है, ज्ञान भी है, बोध भी है, विनय भी है। ठीक है, अच्छा, इसी चीज़ को हम लोग एक बड़े फेमस इतिहासकार हुए हैं, उनको हम लोग देखेंगे एक बार। ठीक है, उनका नाम है डॉक्टर A.S. अल्तेकर। ये नाम आपको बार बार मिलेगा, इसलिए मिलेगा क्योंकि इन्होंने शिक्षा के बारे में बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा, इनके अर्थ में क्या है देखिए। अब ये ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ऐसी परिभाषाएं आ जाती हैं, ऑब्जेक्ट में ऐसी परिभाषा आ जाती है और ये पूछ लेते हैं कि ये किसने कहा। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा है डॉक्टर A.S. अल्तेकर के अनुसार व्यापक अर्थ में शिक्षा का तात्पर्य क्या है। शिक्षा क्या है, तो देखिए व्यक्ति को सभ्य और उन्नत बनाना। शिक्षा क्या करती है, व्यक्ति को सभ्य बनाती है और उन्नत बनाती है। इस दृष्टि से ये क्या आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। जहाँ भी आपको ये नज़र आ जाए कि शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, वहीं पर लगा देना डॉक्टर A.S. अल्तेकर। जो शिक्षा क्या है, व्यक्ति को सभ्य और उन्नत बनाती है। जैसे ये इस तरह की परिभाषा जहाँ मिल जाए आपको, अल्तेकर का नाम लिख देना। ठीक है, ये तो हो गया इसका कि व्यापक अर्थ। व्यापक अर्थ में क्या है, शिक्षा ऐसी है जो व्यक्ति को सभ्य और उन्नत बनाती है, और इस दृष्टि से शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन सीमित अर्थ में यदि हम इसको देखें तो शिक्षा का अभिप्राय उस औपचारिक शिक्षा से सीमित अर्थ देख रहे हैं, यानी कि एक लिमिट हो गई, इसकी एक लाइन बन गई कि हाँ ये है शिक्षा। कि शिक्षा क्या सीमित अर्थ में, शिक्षा का अभिप्राय उस औपचारिक शिक्षा से है जो व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पूर्व, यानी कि शादीशुदा होने से पहले ही
पूर्व छात्र के रूप में गुरु से प्राप्त होती है। ठीक है, ओके, ध्यान रखना ये परिभाषा थोड़ा सा। अच्छा, और आगे देखिए, प्राचीन समयावधि के ग्रंथों में अशिक्षित व्यक्ति को विद्या विहीन पशु कहा गया है। ठीक है, शिक्षा को प्रकाश का स्रोत माना गया है। डॉक्टर A.S. अल्तेकर के अनुसार वैदिक युग से लेकर अब तक भारतवासियों के लिए शिक्षा का अभिप्राय यही है कि यह प्रकाश का एक स्रोत है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा मार्गदर्शन करता है। इस तरह की परिभाषाएं रख दी जाएंगी ऑब्जेक्टिव में और आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये किसने कहा था। ठीक है, तो ध्यान रखना अल्तेकर ने ये जो कहा है इसके बारे में। ओके, ये भी पूछ जा सकता है कि प्राचीन समयावधि में अशिक्षित व्यक्ति को क्या कहा जाता था या क्या कहा गया, तो विद्या विहीन पशु कहा गया। ठीक है, अब देखिए वैदिककालीन शिक्षा की विशेषता क्या थी। आपने इस चैप्टर में मतलब इन लाइनों में समझ लिया कि शिक्षा का अर्थ क्या है। ठीक है, और शिक्षा से होता क्या, सर्वांगीण विकास होता है, शिक्षा से व्यक्ति सुंदर बनता है, उसकी व्यवस्था सुंदर हो जाती है। अब यहाँ हम देखते हैं वैदिककालीन शिक्षा की विशेषता क्या रही हैं। तो विशेषताओं में कुछ प्रमुख विशेषताएं इन्होंने रखी हैं और प्रमुख विशेषताओं में आप देख पा रहे होंगे शिक्षा का उद्देश्य रखा है। तो देखिए इन्होंने कहा कि यहाँ पर भी अल्तेकर हैं। ठीक है, ईश्वर भक्ति तथा धार्मिकता की भावना शिक्षा से क्या होता है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, ईश्वर भक्ति, धार्मिकता की भावना, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास और नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्य का पालन। ठीक है, सामाजिक कुशलता की उन्नति और राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्राचीन भारत में शिक्षा के मुख्य उद्देश्य एवं आदर्श थे। प्राचीन भारत में, ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। बहुत इस शिक्षा का स्तर अब बहुत बदल गया है। पहले क्या क्या था आपने देख लिया। पहले क्या होता था, ईश्वर भक्ति होती थी, धार्मिकता की भावना थी, चरित्र निर्माण होता था, व्यक्तित्व का विकास होता था, नागरिक और सामाजिक कर्तव्य का पालन होता था। लेकिन आजकल तो बिल्कुल एकदम पलट गया सारा चीज़। ठीक है, तो और क्या है, शिक्षा का सर्वप्रमुख उद्देश्य क्या है, शिक्षा का सर्वप्रमुख उद्देश्य ज्ञान का विकास था पहले, क्योंकि हम वैदिककालीन शिक्षा को देख रहे हैं, उसी के बारे में बात की जा रही है। समाज एवं राष्ट्र के प्रति कर्तव्य पालन और राष्ट्रीय संस्कृति के संरक्षण, राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण होता था पहले, एवं विकास पर भी उस काल में विशेष बल दिया जाता था। ठीक है, आज के जैसा नहीं है, आज तो बिल्कुल बदल गया है। लोग राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण करना ही नहीं चाह रहे, केवल बर्बाद करते हैं आजकल, तो ऐसा हो रहा है। ठीक है, आपने समझ लिया। पहले वैदिककालीन शिक्षा का उद्देश्य क्या था, भगवान की भक्ति करना, धार्मिकता की भावना, चरित्र का निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, ये सारी चीज़ें थी। और मुख्य उद्देश्य था क्या, मुख्य उद्देश्य था इसमें ज्ञान का विकास होना और संस्कृति का संरक्षण होना, और जो अंतिम उद्देश्य था वो थी मोक्ष की प्राप्ति। वैदिककालीन शिक्षा में मोक्ष की प्राप्ति अंतिम उद्देश्य माना जाता था शिक्षा का। ठीक है, और आगे देखिए। अच्छा, वैदिककालीन शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं, एक बार आप ज़रा ध्यान से देख लीजिए क्या क्या है वैदिककालीन शिक्षा की ये विशेषता है। नैतिक शिक्षा का उद्देश्य जो अभी आपने पढ़ा था ना, उसी में है। तो नैतिक चरित्र का निर्माण करना, यानी कि आपका चरित्र ऐसा होना चाहिए जो अच्छा हो, नैतिक चरित्र होना चाहिए। वैदिककालीन शिक्षा में चरित्र की प्रधानता को बल दिया जाता था, लेकिन आज के टाइम ऐसे चरित्र की प्रधानता हो गई है कि आप कितने भी गंदे हों, कितने भी बुरे चरित्र के हों, तो भी आपको एडमिशन मिल जाएगा, तो भी बस आपको पैसा फेंक दो, बस आप पैसा दे दो, आप कहीं भी एडमिशन ले सकते हो। लेकिन पहले टाइम में नहीं होता था ऐसा, पहले आपके चरित्र का परीक्षण किया जाता था, उसके बाद आपका एडमिशन लिया जाता था, पहले ऐसा था। तो वैदिककालीन शिक्षा की विशेषता क्या थी कि नैतिक चरित्र का निर्माण करना, चरित्र अच्छा होना चाहिए तब एडमिशन होता था, और जो नहीं भी होता था तो भी आपके चरित्र को सुंदर बना दिया जाता था। वहाँ के टीचर चाहते थे कि बच्चे का चरित्र सुंदर बने, हम ऐसी उसे शिक्षा दें। आजकल जैसा नहीं था। ठीक है, चलो। व्यक्तित्व का विकास करना, ये उद्देश्य था। संस्कृति का संरक्षण का प्रसार करना, जीविकोपार्जन के लिए तैयार करना। जीविकोपार्जन के लिए क्या, जो टीचर पढ़ाते थे ना, वो ये सोच के नहीं पढ़ाते थे कि बच्चा पढ़ लिख कर घर बैठा रहेगा, ये सोच के नहीं पढ़ाते थे। वो पढ़ाई वो ऐसी कराते थे जिससे बच्चा पढ़े लिखे और जॉब पाले, नौकरी पर निकल जाए या अपना खुद का बिजनेस करे, यानी कि जीवन चलाने के लिए रोजगार वो करे, वो किसी के ऊपर आश्रित ना रहे। आज की तरह नहीं था कि बीएड के लाखों स्टूडेंट घर में बैठे हैं, रेलवे के फॉर्म भर के लाखों करोड़ों विद्यार्थी घर में बैठे हैं, बहुत सारे बच्चे फॉर्म भर के रह जाते हैं और कहीं नंबर नहीं आता। आज के जैसी शिक्षा नहीं थी, पहले क्वालिटी वाली शिक्षा दी जाती थी, आज के जैसी नहीं थी। तो पहले तो जॉब के लिए तैयारी किया जाता था, टीचर पढ़ाते ही ऐसा था कि बच्चे के डायरेक्ट जॉब लग जाए। ठीक है,
और सामाजिक कुशलता की उन्नति। बच्चों को सामाजिक व्यवहार सिखाते थे वो लोग कि समाज में कैसे बर्ताव करना है। आज की तरह नहीं है कि सामाजिक व्यवहार सिखाते नहीं, एक दूसरे से लड़वा और देते हैं, ऐसा नहीं था। ठीक है, देखिए आगे देखिए, खैर चलते हैं आगे। यहाँ विद्यारंभ संस्कार ये बच्चों का होता था। शिक्षा के उद्देश्य बताए जा रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है, वैदिककालीन शिक्षा की विशेषता क्या थी, उसमें शिक्षा का उद्देश्य बताया कि ये था। और सेकंड जो उद्देश्य है वो था विद्यारंभ संस्कार। विद्यारंभ का संस्कार का मतलब होता है कि विद्या का आरंभ करना। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, बोलने चालने लगा, तो माता पिता ने गुरुओं के पास भेज दिया। ठीक है, विद्या का आरंभ कराने के लिए। या फिर कुछ परिवारों में, या अधिकतर परिवारों में माँ और पिता जो हुआ करते थे वो बच्चों को कुछ सिखा दिया करते थे, उसके बाद परिवार में वहाँ स्कूल में भेजा जाता था, विद्यालय में भेजा जाता था, गुरुकुल में भेजा जाता था। लेकिन अब ऐसा है कि माता पिता ये सोचते हैं कि चलो प्ले ग्रुप से ही बच्चों को बिठा दो, चाहे बच्चा कुछ भी नहीं करना जान रहा, लेकिन प्ले ग्रुप से बिठा दो। लेकिन पहले की एज हुआ करती थी, हर चीज़ की एक एज थी पहले। तो विद्यारंभ संस्कार का मतलब होता है विद्या का आरंभ करना। ठीक है, उसके बाद होता है उपनयन संस्कार। उपनयन का मतलब क्या होता है, तो विद्या का आरंभ तो आपने घर से करा दिया। वैदिककालीन शिक्षा में जो होता था कि माता पिता ने बच्चे को थोड़ा बहुत पढ़ाया लिखाया, वो थोड़ा बोलना सीखा, उसके बाद उन्होंने गुरुजी के आश्रम में भेज दिया बच्चे को। ठीक है, उपनयन का मतलब होता है गुरु के पास बैठना, गुरु के पास बैठना। और उपनयन का मुख्य रूप से अर्थ ये होता है कि आपने देखा होगा यज्ञोपवीत संस्कार होता है। यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ पहनते हैं ना, जनेऊ, तो वो होता है उपनयन संस्कार। जब बच्चा छोटा होता है, अपने घर से थोड़ा बहुत सीख कर जाए, गुरुकुल में प्रवेश कर जाए, वहाँ पढ़ने लिखने लगे, गुरु के सानिध्य में रहकर, गुरु के पास बैठकर पढ़ने लिखने लगे, तो वहाँ पर उपनयन संस्कार होता था बच्चों का। इसकी भी एक एज है, बता दिया जाएगा। उपनयन संस्कार का मुख्य रूप से यही अर्थ होता है कि उसको जनेऊ धारण कराया जाता है। उससे कहा जाता है कि अब तुम्हें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, क्योंकि अब तुम शैशवावस्था से निकलकर बाल्यावस्था में प्रवेश कर रहे हो, फिर किशोरावस्था में प्रवेश करोगे, फिर युवावस्था तक जाओगे। ठीक है, तो यहाँ ऐसा होता था। तो उपनयन संस्कार होता था। उसके बाद उपनयन संस्कार के बाद उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी, और फिर बाहरी नियंत्रण से मुक्ति के मार्ग सिखाए जाते थे कि बाहरी नियंत्रण से आप मुक्ति कैसे पाओगे। आजकल केवल जो पढ़ाई सिखाई जाती है, वहाँ पर पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती थी। ठीक है, संतुलित विकास के बारे में बताया जाता था कि कितना करोगे, कैसे करोगे, तब क्या ठीक रहेगा। उसके बाद जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, जब वो क ख ग घ पढ़ना सीख गया, संस्कृत के कुछ शब्द सीख गया, उसके बाद उसको वैदिक धर्म की शिक्षा दी जाती थी। वैदिक धर्म की शिक्षा दी जाती है, यानी कि वैदिक ये जो वेद होते थे ना, वैदिक शिक्षा का मतलब वेदों को पढ़ाना, वेदों को सिखाना। जो 4 वेद हैं ना अपने, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, तो इन चारों वेदों की शिक्षा दी जाती थी। लेकिन आपको पता है, एक वेद 12 वर्ष के लिए सिखाया जाता था। फिर यदि आपको दूसरा वेद सीखना है तो आपको फिर 12 वर्ष के लिए पढ़ना पड़ेगा। तीसरा वेद सीखना तो आपको फिर 12 वर्ष देनी पड़ेगी वहाँ, और चौथा वेद सीखना तो भी आपको 12 वर्ष अलग से देनी पड़ेगी। तो 12 इस तरह 4 वेद 48 साल में हुआ करते थे पूरे। तो बहुत से तो एक ही पढ़ते थे, बहुत से 2 पढ़ते थे, अपने अपने हिसाब था सब। ठीक है, तो वैदिक शिक्षा प्रारंभ करने की यहाँ उम्र बताई गई कि किस उम्र से वैदिक शिक्षा को प्रारंभ किया जाता था। उसके बाद अध्ययन की समयावधि क्या थी, यानी कि कितने साल तक पढ़ाया जाए, टोटल साल कितने होंगे पढ़ाने के लिए। ठीक है, वो था यहाँ। विद्यालय भवन कैसा हो, उसके अलावा आचरण के आधार पर प्रवेश होता था। ठीक है, आचरण के आधार पर, आचरण अच्छा होगा तो ही आपका प्रवेश होगा वहाँ। और ब्रह्मचर्य को प्रमुखता दी जाती थी। कहा जाता था कि तुम 25 साल तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करोगे ही करोगे। जब तक तुम यहाँ हो गुरुकुल में, तब तक तुम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करोगे ही करोगे, ऐसा था। अब 24-25 साल के विद्यार्थी हो जाया करते थे, तब तक वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे। ये एक एज भी है, 25 साल तक आप हो तो आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। और जब आप 25 साल के पूरे हो गए, उसके बाद आपको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। ठीक है, ऐसा था पहले। लेकिन अब क्या है, अब तो बच्चा छोटा सा है, थोड़ा बड़ा हुआ, बस स्कूल में पढ़ने लगा, उसके तो गर्लफ्रेंड बन जाती हैं ये सब तैयार हो जाता है। तो आजकल चरित्र की प्रधानता तो है ही नहीं। जो पहले प्रातःकाल उठते ही सिखाया जाता था कि आप ईश्वर की वंदना करो, आप बड़ों का आशीर्वाद लो, सब सिखाया जाता था। आजकल तो बच्चा उठता है तो गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ये सारी चीज़ें होती हैं, और पढ़ाई के अलावा और नैतिक विचारों के अलावा, नैतिक संस्कारों के अलावा सारी चीज़ें दे दी जाती हैं बच्चों को।
अच्छी चीज़ सिखाई नहीं जाती, इसलिए तो आज के टाइम में अपने घर के बच्चे अच्छे नहीं हो रहे। वो उनकी जो क्वालिटी होती है ना, जो नैतिकता होती है ना, जो अच्छा आचरण होता है ना, वो पैदा नहीं हो रहा है। बच्चे बहुत हो रहे हैं लेकिन आचरण सुंदर नहीं हो रहा है, क्योंकि माँ बाप दे ही नहीं पा रहे सुंदर संस्कार, होगा ही क्या। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए कोई भी टॉपिक पढ़ाने में थोड़ा टाइम लग जाता है और हमें बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए हम केवल आपसे कहते हैं स्क्रीनशॉट लेना, लेकिन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, टाइम तो बहुत लग रहा है। ठीक है, चलो जल्दी करते हैं। ठीक है, ब्रह्मचर्य को प्रमुखता दी जाती है और यहाँ गुरु की सेवा को महत्व दिया जाता था वहाँ पर। ठीक है, वैदिक काल में। और शिक्षा में व्यावसायिकता थी, यानी कि आपको जॉब ऐसी शिक्षा दी जाती थी जो आप व्यावसायिक परख हो, जिससे आप व्यवसाय कर पाओ, जिसका ज्ञान आपके व्यवसाय में काम आ सके। ठीक है, और भिक्षावृत्ति, उस समय भिक्षावृत्ति कोई अपमानजनक चीज़ नहीं मानी जाती थी, क्योंकि भिक्षावृत्ति करने वाला भी एक एज तक ही भिक्षावृत्ति करता था और उसी भिक्षा के द्वारा वो अपना और गुरु का भरण पोषण करता था, ऐसे होता था। ठीक है, और क्या था, शिक्षा में व्यवहारिकता, यानी कि समाज में कैसे रहना है, आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। उस समय ऐसी शिक्षा दी जाती थी जो आपको व्यवहारिक बनाए, जो आपको घुलना मिलना सिखाए लोगों, जो आपको लोगों से प्यार करना सिखाए, लोगों को अपना बनाकर चलाना सिखाए। ऐसा नहीं था कि आज के टाइम किसी से कोई बात पूछ लो और उसको वो बात आती है और आपको नहीं पता है और आपने उससे पूछ लिया भैया ये बताना, तो मुँह फुलाकर वो अलग हो गया, वो अपने आप में इठाई जा रहा है कि मैं क्यों बताऊँ, तू जा अपने आप, तू पूछ करा। ऐसा नहीं था पहले सब आपस में एक दूसरे से बात कहते थे। ठीक है, और महानता समझते थे, अच्छा लगता था उन्हें कि मैं इसके काम आ रहा हूँ, ऐसी शिक्षा थी पहले, व्यवहारिकता थी सुंदर। आगे क्या है, विद्यालय का आदर्श वातावरण भी अच्छा हुआ करता था। ऐसा नहीं कि आजकल तो यह है कि कॉलोनियों के बीच में ही 2 मंजिल का घर बनवा लिया और उसमें विद्यालय खोल दिया, ऐसा होता है आजकल तो, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले जो विद्यालय होते थे वो कॉलोनियों से दूर हुआ करते थे, जहाँ हरियाली हो, सुंदर सा जगह हो, वहाँ पर ऐसी हरियाली जहाँ शुद्ध हवा मिले, वातावरण अच्छा हो वहाँ का, वहाँ चहचहाट ज़्यादा ना हो लोगों की, मतलब घरों से अलग हुआ करते थे आश्रम, घरों से अलग हुआ करते थे गुरुकुल। ठीक है, ऐसा था पहले, तो देखेंगे हम लोग आगे। खैर, और शिक्षण का मौखिक स्वरूप, यानी कि शिक्षा जो थी वो लिखाई में नहीं थी, वो मौखिक रूप से दी जाती थी। हमने वेद पढ़ाए, आपने वेदों को पढ़ा, कंठस्थ कर लिया, आपने याद कर लिया उनको। पहले याद करने पर बल दिया जाता था, लेकिन कंठस्थ करने का मतलब केवल यही नहीं था कि केवल रट लिया, याद कर लिया, बस इतना ही नहीं था। कंठस्थ करने का मतलब ये था कि गुरु लोग जब पढ़ाते थे बच्चों को, मौखिक रूप से वेदों की शिक्षा देते थे, समझाते थे, तो वो बच्चे उन चीज़ों का चिंतन मनन भी करते थे। केवल रटना नहीं था उसमें, कंठस्थ करना था, चिंतन मनन सब होता था, तभी तो वो अपना दिमाग लगाकर कहाँ से कहाँ पहुँच जाते थे। केवल रटना ही रहता तो इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए अपने यहाँ, चाणक्य हुए, पतंजलि हुए, पाणिनि हुए, ये यूं ही अनेक प्रकार के सुंदर ग्रंथों की रचना नहीं कर जाते। ये यूं ही कोई बाँस के छेद में से तारों की गति को नहीं बता देता, यदि सिर्फ रटना ही होता तो। पहले क्वालिटेटिव शिक्षा थी, आजकल नहीं है ऐसी। मौखिक स्वरूप भले ही था लेकिन बहुत अच्छा था फिर भी। ठीक है, आगे देखिए, शिक्षा सत्र, छुट्टियाँ, शिक्षा सत्र कितना होता था, छुट्टियाँ कितनी मिलती थी, ये सब हम लोग देखेंगे। दिनचर्या क्या थी। अच्छा, उस टाइम स्त्री शिक्षा क्या थी, कैसी थी स्त्री शिक्षा। जो लोग कहते हैं कि स्त्रियों को शिक्षा बहुत बाद में दी जाने लगी, वो लोग इस चीज़ को बहुत ज़रूर पढ़ना, क्योंकि पहले भी भैया वैदिक काल से ही स्त्रियों की शिक्षा पर ध्यान दिया गया है। ठीक है, दंड व्यवस्था क्या थी, गुरुकुल पद्धति क्या थी, ये हम लोग देखेंगे। दंड व्यवस्था का मतलब होता है कि बच्चे ने कुछ गलती की तो कैसे दंड दिया जाता था। क्या पहले भी मारपीट होती थी जैसे आजकल मारपीट देते हैं? आजकल तो ऐसा भी हो जाता है कि किसी ने, एक बच्चे ने, अभी कुछ दिन पहले की घटना है कि एक बच्चे ने एक मास्टर जी के मटके में से पानी पी लिया, मास्टर जी ने उस बच्चे के कान पे थप्पड़ मार दिया और बताओ परेशानी इतनी बढ़ गई कि बच्चा ख़त्म हो गया। आजकल तो ऐसे मास्टर जी हो गए, पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा दंड दिया ही नहीं जाता था। आजकल तो पता ही नहीं कौन इंसान हैवान बन जाए, कोई नहीं जानता। खैर छोड़िए, बताएंगे आपको, है ना। दंड व्यवस्था क्या थी। दंड व्यवस्था, जब आपने कुछ गलती की थी तो आपको मारा पीटा नहीं जाता था उस टाइम केवल आपको ऐसा दिया था, जैसे आप उपवास रखोगे, या फिर आज आप पूरे दिन गुरु की सेवा करोगे, या आज आप पूरे घर में गुरुकुल में झाड़ू लगाओगे, ऐसे काम थे पहले, लेकिन मारा नहीं जाता था।
आगे देखिए गुरुकुल की पद्धति क्या थी, उसके आगे देखिए गुरु शिष्य का घनिष्ठ संबंध के बारे में भी चर्चा की गई वैदिक काल की शिक्षा में। आगे देखिए शिक्षा का स्वरूप कैसा था उस टाइम, देखेंगे हम लोग। पाठ्यक्रम क्या क्या होता था, शिक्षण विधि कैसी थी और समावर्तन संस्कार क्या था। देखो समावर्तन का मतलब होता है, जैसे आपने उपनयन संस्कार पढ़ा था, ऊपर पढ़ा था आपने उपनयन संस्कार, ये ऊपर उपनयन संस्कार का मतलब था गुरु के पास जाकर बैठना, ठीक है। पास जाकर बैठना मतलब गुरु से पास जाकर रहना और शिक्षा लेना उनसे। लेकिन जब बच्चा इन सभी संस्कारों से परिपूर्ण हो जाता है, इन सब चीज़ों को ग्रहण कर लेता है, तो अब एक समय ऐसा भी आता है कि बच्चे को अपने घर भी लौटना होता है। तो समावर्तन संस्कार वही है, घर लौट जाना, ठीक है। तो ये भी बताएंगे हम आपको। अब आपने इन सब को समझ तो लिया ही है कि किस में क्या है, लेकिन एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या है, सही से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वैसे तो आप समझ गए होंगे, लेकिन एक बार थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे हम लोग। देखिएगा यहाँ नैतिक चरित्र का निर्माण, ये तो आप जान ही गए हैं कि पहले के काल में जब वैदिककालीन शिक्षा दी जाती थी तो चरित्र का, नैतिक चरित्र का निर्माण होता था, ऐसी शिक्षा थी वो। यहाँ अच्छे संस्कारों का विकास करना सिखाया जाता था कि अच्छे संस्कारों का विकास कैसे होगा, ऐसे सिखाया जाता था। सदाचार सिखाया जाता था, ब्रह्मचर्य, परमार्थ, परोपकार, लोकहित की भावना, ये सारी चीज़ सिखाई जाती थी। सत्यव्रत क्या है और धर्म के प्रति निष्ठा आपकी जागृत की जाती थी। नैतिक चरित्र का निर्माण होता था ऐसे। लेकिन आजकल क्या है, किसी बच्चे की कोई चीज़ खो गई, दूसरा उठाकर तुरंत ले गया, नैतिक चरित्र नहीं रहा है, ठीक है। तो पहले क्या था, नैतिक चरित्र का निर्माण करना था मुख्य उद्देश्य इसका। आगे देखते हैं। जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले लीजिएगा, इसमें से तीसरा पेज है ये, ठीक है। तो वैदिक काल में क्या था, नैतिक चरित्र का निर्माण। दूसरा आप देखिए व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व का विकास का मतलब था पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। तो व्यक्तित्व का विकास कैसे होता है, इसका सर्वांगीण विकास था इसका मुख्य उद्देश्य, है ना। और इसमें व्यक्तित्व का विकास का मतलब ये होता है कि बच्चे के भीतर आत्मविश्वास की भावना पैदा करो। क्या बेटे, आप ये काम कर सकते हो, आप ये काम कर सकते हो, यू कैन डू इट, आप अच्छा काम करो, आप करिए। दूसरा सामाजिकता का नेतृत्व, आत्म अनुभूति, यानी कि स्वयं की अनुभूति कर पाओ, आपकी आत्मा की अनुभूति कर पाओ, और स्वयं का सम्मान भी करो। ऐसा नहीं है किसी के चाटुकार बन गया और वो आपको लात मारते जा रहा है और फिर भी उसके चाटुकार बन रहे, उसके तलवों को चाट रहे हो, ऐसा नहीं था पहले, ऐसा नहीं सिखाया जाता था। पहले बताया जाता था बेटा तुम्हारा भी खुद का सम्मान है, यदि तुम सही हो तो सही से रहो, दूसरे के कहने में आकर स्वयं को न बिगाड़ो, ठीक है। पहले ये था सर्वांगीण विकास का, सहनशीलता, परोपकार, सारी चीज़ों का गुण विकसित किया जाता था पहले, ठीक है। तीसरा देखिए संस्कृति का संरक्षण तथा प्रसार। पहले के टाइम में अपनी संस्कृति का संरक्षण किया जाता था, लोगों को प्राउड फील होता था कि मैं भारत का हूँ, लोगों को अच्छा लगता था कि मैं संस्कृत के वेदों को जानता हूँ, संस्कृत की ऋचाओं को जानता हूँ, लोगों को खुशी होती थी और वो संरक्षण करते थे अपनी संस्कृति का, वो संरक्षण करते थे अपने प्राचीन बने हुए विद्यालयों का, वो संरक्षण करते थे अपने प्राचीन बने हुए सुंदर सुंदर महलों का, अपने घरों का, अपनी संपदाओं का, ये होता था। और संरक्षण के साथ साथ प्रसार किया करते, प्रसार यानी फैलाना, चारों ओर बताना, उसके बारे में व्याख्या करना, वो ऐसा करते थे। तो वैदिक साहित्य को याद कर लेते थे वो, कि वैदिक साहित्य भैया ये संस्कृति ही तो है अपनी, हम लोग तो वैदिककालीन शिक्षा को ही तो ज़्यादा मानते हैं। तो क्या करते थे वो लोग, सांस्कृतिक विरासत को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने के लिए वो लोग क्या करते थे कि वैदिक साहित्य को याद कर लेते थे, और इसी वैदिक साहित्य को याद करने के बाद वो जगह जगह उसका प्रचार प्रसार किया करते थे। ऋषि मुनियों द्वारा निर्मित जो साहित्य थे, जो संस्कृति और सभ्यता थी, उसका वो प्रचार किया करते थे। जैसे आपने देखा होगा आजकल आप देखते हो अनेक देशों में अपने भगवान जी की मूर्तियाँ पाई जाती हैं। बहुत देशों में बड़े बड़े संस्कृत के विद्वान हैं। कहाँ से सीखे वो विद्वान ये सारी चीज़ें, संस्कृत कहाँ से सीखे? अमेरिका में तो संस्कृत नहीं सिखाई जाती थी, लेकिन कहीं से तो सीखे होंगे, सीखे प्राचीन भारत से, क्योंकि प्राचीन भारत के ये कुछ पढ़े लिखे विद्वान यहाँ से गए, उन्होंने यहाँ से जाकर कहीं कंबोडिया में, मलाया में, या फिर जावा में, या सुमात्रा में, या श्रीलंका में, अमेरिका में, कनाडा में, वहाँ जगह जगह जाकर उन्होंने अपने धर्म का, अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। तभी तो वहाँ के लोग सीख रहे हैं, तभी तो वहाँ के लोग हरे राम हरे कृष्ण बोलते हैं। तो ये है अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार और संरक्षण करना। आगे देखिए जीविकोपार्जन के लिए तैयार करना। जैसा कि हमने आपको बताया कि पहले की जो शिक्षा थी वो ऐसा नहीं था केवल पढ़ा लिखा कर घर बैठा दिया, ऐसा नहीं था। पहले की शिक्षा ऐसी थी कि पढ़ाते ही वो इसलिए थे कि आपकी जॉब लग जाए,
आप जब बड़े हो जाओ तो आप अपना भरण पोषण अपने अपने द्वारा कर सको, अपने कर्मों के द्वारा कर सको। और इसमें जीवन उपयोगी जो व्यवसाय हुआ करते थे ना, उसमें क्या था, गुरुकुल की जो गाय हुआ करती थी उनको भेजा जाता था कि बच्चों से कहा जाता था आप जाओ इनको गाय को चरा के लाओ। तो इस बहाने उन्होंने ये सिखा दिया कि पशुपालन कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद कृषि करना सिखाया, कृषि और व्यापार सिखाया, चिकित्सा और युद्ध कला, ये सारी चीज़ें उन्होंने सिखाई। जीविकोपार्जन तैयारी की जाती है उनके कि जीविका का उपार्जन कर सकें वो, ठीक है। ये सब था वहाँ पर पहले, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण आसानी से हो जाया करता था। बच्चे आसानी से भरण पोषण कर लिया करते थे, सब सिखाया जाता था, कृषि भी, पशुपालन भी, ठीक है। बच्चों को सिखाया जाता है बेटा पेड़ों को मत काटना, क्योंकि इन पेड़ों की वजह से हम लोग जीवन ले पा रहे हैं। ओके, अच्छा 5वां पॉइंट देखिए। वैसे ये सारी चीज़ें हम आपको बता ही चुके हैं अभी, लेकिन फिर एक बार इसको पढ़कर बता देते हैं, ठीक है। सामाजिक कुशलता की उन्नति, इसमें क्या था कि सामाजिक जीवन की भावना विकसित की जाती थी कि आप समाज में रह रहे हो, समाज के अनुसार चलो, समाज सही है तो चलो, यदि समाज गलत कर रही है तो आप उसको समझाओ, ठीक है। तो यह सामाजिक जीवन की भावना पैदा की जाती थी बच्चों के ऊपर, और कहा जाता है कि आप सक्रिय रूप से उसमें सम्मिलित हो जाओ। ऐसा तैयार किया जाता है कि आप सक्रिय रूप से सम्मिलित रहें। ऐसा नहीं है कि आपकी कॉलोनी में कुछ अच्छा काम हो रहा है और आप अपने घर में पड़े हुए रहे, हमें क्या मतलब है, भाड़ में जाए, जो लोग कुछ कर रहे हैं करने दो, हमको क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसा नहीं था पहले बताया जाता था कि समाज में देखो कुछ अच्छा काम हो रहा है, आप जाओ, यदि समाज में कुछ बुराइयाँ भी है तो आप उस बुराई को दूर करने का प्रयास करो। पहले ऐसी शिक्षा थी, ठीक है। अच्छा आगे देखिए, विद्यारंभ संस्कार। विद्यारंभ संस्कार में क्या था, इसमें यह था विद्या का आरंभ किया जाता था, ठीक है। देखिए आगे इसको पढ़ते हैं। यह संस्कार उस समय होता था जब बालक प्राथमिक शिक्षा आरंभ करता था, यानी कि शिक्षा की उसने स्टार्टिंग की है। अब वो प्राइमरी में आया है तो शिक्षा की उसने क्या की, स्टार्टिंग की, प्राथमिक शिक्षा आरंभ करता था, उस समय होता था ये। और इसमें क्या था, इसमें लिखा है, कुछ विद्वानों ने इसके लिए अक्षर स्वीकरणम कहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ अक्षरों को स्वीकार किया जाता था, सिखाया जाता था। यहाँ जैसे गुरु ने कुछ बोल दिया अ तो बच्चा बोला अ, ठीक है। तो यहाँ गुरु कुछ बोलता था और बच्चा उसका अनुसरण करता था, गुरु की हर बात को अक्षर से समझता था, सीखता था। विद्या आरंभ उसकी प्राइमरी क्लास से स्टार्ट हो जाती थी, ठीक है। इसमें क्या था, देखो एक गुरु कैसे कैसे सिखाते थे। सबसे पहले बच्चे को अक्षर ज्ञान कराया जाता था कि बेटा ये अ है, ये ब है, ये स है, ये द है। पहले अक्षर ज्ञान कराया। उसके बाद बालक को सबसे पहले, जैसे बच्चे को अक्षर ज्ञान हो गया, वो सीख गया कि ये क्या है, ये कौन सा अक्षर, तो उसके बाद सबसे पहले ही बच्चों को सरस्वती वंदना सिखाई जाती थी, क्योंकि माता सरस्वती की कृपा से ही हम लोग पढ़ लिख पाते हैं और माता सरस्वती की कृपा से ही हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। तो पहले सरस्वती की वंदना, उसके बाद विनायक यानी कि भगवान श्री गणेश की वंदना सिखाई जाती थी। बताया जाता था कि गणेश जी बुद्धि के बहुत चतुर हैं, आप पहले माँ सरस्वती की वंदना करो, उनसे प्रार्थना करो कि आपको वो ज्ञान दें, क्योंकि ज्ञान की देवी हैं वो, वाणी दें और क्योंकि वो वाणी की देवी हैं वो। उसके बाद विनायक से प्रार्थना करो कि उनकी ऐसी चतुर बुद्धि आपके अंदर आए। तो पहले देख रहे हो, सबसे पहले भगवान की वंदना सिखाई जाती थी। आज के टाइम में तो लोग टीचर यदि क्लास में बच्चों को भगवान की वंदना सिखा भी दे तो धर्मयुद्ध हो जाता है कि वहाँ तो धार्मिक बात की जाती है, वहाँ पढ़ाई लिखाई तो होती नहीं है, धार्मिक बात की जाती है। जहाँ पर धार्मिक बातों को लेकर लड़ाई झगड़े होते हैं ना, वहाँ नैतिकता जीवन में आ ही नहीं सकती, ये बिल्कुल तय है। तो खैर चलिए हम लोग चलते हैं। पहले क्या होता था, बालक को अक्षर ज्ञान सिखाया जाता था, उसके बाद सरस्वती की वंदना, फिर विनायक की वंदना, और उसके बाद अपने परिवार के देवताओं की उपासना करना सिखाया जाता था, ठीक है, विद्यारंभ संस्कार में। और उसके बाद गुरु उससे वर्णमाला के अक्षरों को लिखवाता था, ठीक है। आप समझ गए होंगे जो हम कहना चाह रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार में क्या होता था, जो हमने आपको बता दिया है। उपनयन का अर्थ होता है पास ले जाना, यानी गुरु के पास ले जाना, यानी कि गुरु के पास बैठना, ठीक है। इसमें क्या, तो उपनयन संस्कार की, अच्छा ये पूछा जाता है, ये बहुत आवश्यक है, ये आप ध्यान से सुनना कि उपनयन संस्कार के लिए आयु क्या क्या थी उस टाइम वैदिक काल में। उपनयन संस्कार ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का किस किस एज पर होता था, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। तो उपनयन संस्कार की जो आयु थी ना, वो ब्राह्मण पुत्र के लिए 8 साल थी, क्षत्रिय पुत्र के लिए 11 साल थी, और वैश्य पुत्र के लिए 12 साल थी। ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इससे, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार आया है कि उपनयन संस्कार की आयु क्या होती थी उस समय वैदिक काल में। तो ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष, और क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष, और वैश्य के लिए 12 वर्ष होती थी, ठीक है।
यह संस्कार शैशव से बाल्यावस्था में प्रवेश का सूचक था, यानी कि बच्चा शैशव काल से निकलकर बाल्यावस्था में प्रवेश कर रहा है, वो ये था। ठीक है, आगे देखिए। निःशुल्क शिक्षा, उस टाइम भैया शिक्षा जो थी ना वो फ्री एजुकेशन थी। शिक्षार्थी अपनी स्वेच्छा से अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में कुछ भी दे सकता था जो उसकी श्रद्धा होती थी, लेकिन पहले क्या थी, निःशुल्क शिक्षा। और निःशुल्क शिक्षा जो हुआ करती थी ना तो गुरु बड़े प्यार से पढ़ाते थे। अच्छा, पहले ये था कि गुरुओं को कुछ दान पुण्य मिल जाया करता था शिक्षार्थी के परिवार द्वारा, और कुछ जो बड़े मुखिया हुआ करते थे उनके द्वारा, और कॉलोनी के लोगों द्वारा, समाज के लोगों द्वारा टीचर को यानी कि अध्यापक को यानी कि गुरुओं को कुछ दान मिल जाया करता था, जिससे वो अपना भरण पोषण कर लिया करते थे, ऐसा होता था। अच्छा, जब विद्यार्थी अपनी इच्छा से अपने टीचर को कुछ गुरु दक्षिणा दिया करता था, गुरु दक्षिणा, तो उसमें क्या था, उसमें धन भी हो सकता था, भूमि भी हो सकती थी, पशु, अन्न, कुछ भी हो सकता था। ठीक है, ये सब था। आगे देखिए, पांचवा देखिए, बाह्य नियंत्रण से मुक्ति यानी फ्रीडम ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल। वैदिक समयावधि में शिक्षा पर न तो राज्य का नियंत्रण था और न ही पूंजीवाद का। आजकल की तरह नहीं है कि एक स्कूल बना लिया और उधर से तो सरकार उस पर दबादब बात कर रही है, उधर दूसरी ओर क्या, जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं वो चिक चिक कर रहे हैं, अपने अपने अनुसार दोनों ही लोग उस कॉलेज को चलाना चाह रहे हैं। अब तो ऐसा है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा था कि एक गुरुकुल बना दिया, गुरु अपनी इच्छा के अनुसार उस गुरुकुल को चला सकता था, अपने नियम कानून सारी चीज़ें बच्चों के जो हित में हों वो कर सकता था। ठीक है, तो पहले ना तो राज्य का नियंत्रण था और ना ही पूंजीवाद का नियंत्रण था, कोई नहीं था। राजा क्या करता था, राजा मात्र शिक्षा के विकास में मार्गदर्शक का ही कार्य करता था, केवल वो एक मार्गदर्शक था, केवल मार्ग दिखा सकता था। और लेकिन मार्गदर्शक के साथ साथ वो आर्थिक सहायता करता था। राजा पहले बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए वो आर्थिक सहायता देता था गुरुकुल में गुरुजी को। ठीक है, और इस पर और इनके अलावा यानी कि आर्थिक सहायता करने के अलावा और मार्गदर्शन करने के अलावा राजा इसमें कोई भूमिका अदा नहीं करता था, कोई दाब धौंस नहीं चलती थी राजा की। वो कह दिया करता था गुरु आप अपने हिसाब से इस गुरुकुल को चला सकते हैं। ठीक है, ऐसी थी पहले की शिक्षा। आगे देखते हैं। देखिए, इतने से टॉपिक में कितना बड़ा टाइम निकल गया, इसलिए हम बोले थे आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि ये जल्दी हो जाए, लेकिन आप ऐसे करेंगे तो भैया स्क्रीनशॉट तो आप ले ही नहीं रहे हो, लेकिन ऐसे पढ़ोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ देखिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो बच्चा स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर समझाते हैं। ओके, देखिए यहाँ लिखा है जो बाह्य नियंत्रण से मुक्ति है ना, उसके बारे में डॉक्टर पीएन प्रभु ने लिखा है। बाह्य नियंत्रण मुक्ति से बारे में पीएन प्रभु ने क्या लिखा है, प्राचीन भारत में शिक्षा राज्य या सरकार या किसी दलबंदी के किसी प्रकार के बाह्य नियंत्रण से मुक्त थी। यानी प्राचीन भारत में शिक्षा दी जाती थी ना, उस समय की शिक्षा में ना तो राजा का नियंत्रण था, ना राज्य का नियंत्रण था, ना किसी सरकार का नियंत्रण था, ना ही किसी दलबंदी का नियंत्रण था। ठीक है, ये इन सब चीज़ों से वो बिल्कुल मुक्त थी, इससे कहते हैं बाह्य नियंत्रण से मुक्ति। ठीक है, प्राचीन काल शिक्षा ऐसी थी। अब देखिए छठवां, देखिए संतुलित विकास। वर्तमान शिक्षा पद्धति में प्राय बालक के मानसिक और बौद्धिक विकास पर बल दिया जाता था। संतुलित विकास कैसा? संतुलित विकास का मतलब ये नहीं होता कि आपने बच्चे को पढ़ा दिया, लिखा दिया और बड़ा होशियार बना दिया, बस हो गया विकास। नहीं, ऐसा नहीं है। प्राचीन भारत में जब बच्चे को पढ़ाया जाता था ना, तो ऐसा पढ़ाया जाता था कि उसका मानसिक विकास भी हो, उसका बौद्धिक विकास भी हो, और बौद्धिक विकास के साथ साथ उस बच्चे का शारीरिक और नैतिक विकास भी हो, तब जाकर वो संतुलित विकास कहलाता था। आज के टाइम पे तो आपने बच्चे का IQ कर दिया बहुत बढ़िया, 140 पार कर गया बच्चे का IQ, लेकिन जब उसके शरीर की बात आई तो उसका शारीरिक विकास नहीं हुआ, क्योंकि योगा सिखाया ही नहीं जा रहा है, क्योंकि एक्सरसाइज कराई ही नहीं जा रही है। और नैतिक विकास की तो बात ही छोड़ दो, नैतिकता तो रही ही नहीं। तो आजकल जो हो रहा है ये संतुलित विकास नहीं है। संतुलित विकास वैदिक काल में होता था। हाँ, आजकल 2-4 कॉलेज शायद रहे होंगे ऐसे जिनमें जो गुरुकुल पद्धति के अनुसार अपना पढ़ाई कराते हैं, होंगे शायद 2-4 कॉलेज, लेकिन फ़िलहाल तो जहाँ तक कॉलेजों पर नज़र जाती है वो सब ऐसे ही हैं कि केवल मानसिक और बौद्धिक विकास पर जोर दे रहे हैं, शारीरिक और नैतिक विकास पर कोई जोर नहीं दिया जा रहा। लेकिन पहले क्या था? संतुलित विकास। याद रखना, वैदिक काल में संतुलित विकास का मतलब था किसी भी बालक का मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक और नैतिक विकास करना। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने एक तो ये सीखा कि उपनयन संस्कार किस एज में किया जाता था, बताओ किस एज में होता था?
बताओ बताओ, सोचो सोचो, हम चाहते हैं कि आपको याद हो, आपको रट जाए, आपको समझ में आ जाए कि कितनी उम्र पर बच्चे का उपनयन संस्कार होता था। देखो, ब्राह्मण का 8 साल में होता था, और क्षत्रिय का 11 साल में होता था, और वैश्य का 12 साल में होता था। ठीक है, वो थी उपनयन संस्कार की बात, यानी कि यज्ञ पर भी धारण कराया जा रहा है, गुरु के पास ले जाया जा रहा है, उस समय की बात। लेकिन अब यहाँ है वैदिक शिक्षा प्रारंभ करने की एज। ठीक है, यहाँ पूछी जा रही है वैदिक शिक्षा ने वेदों में आपको कब एंटर कराया जाए, वेदों को आपको सिखाने की स्टार्टिंग कब की जाए। ठीक है, तो ये था यहाँ पे क्या है, उपनयन संस्कार के बाद आरंभ होता था ये सब। वैदिक शिक्षा तभी तो दी जाएगी जब आप पहले कुछ क ख ग घ पढ़ना सीख जाओगे, तभी ना दी जाएगी। तो अल्तेकर के अनुसार वैदिक शिक्षा उपनयन संस्कार के बाद आरंभ होती है। इसमें क्या था, इसमें जो सामान्यतः उम्र थी ना, उसमें सामान्यतः उम्र में ये था कि 8 से 12 वर्ष, 8 या 12 वर्ष के मध्य मानी जाती थी उम्र, 8 या 12 वर्ष के मध्य मानी जाती थी। और जो वैदिक शिक्षा का जो टाइम था ना, वो माध्यमिक शिक्षा के समान था। जैसे आजकल बच्चे माध्यमिक शिक्षा पढ़ते हैं, ठीक है, प्राइमरी के बाद जो माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करते हैं, यानी कि 6वीं क्लास से, तो ऐसे ही था कि आपने प्राइमरी पूरा कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप आए वैदिक शिक्षा में, वेद पढ़ने आपने अब स्टार्ट कर दिया है, तो उसकी एक एज मानी जाती थी। जो मनु हुए, महाराज मनु हुए, उन्होंने एक एज बताई वैदिक शिक्षा को आरंभ करने की, वैदिक शिक्षा के पढ़ने की। मनु ने क्या उम्र बताई कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के लिए अलग अलग ही उम्र बताई। ब्राह्मणों के लिए 16 साल, और क्षत्रियों के लिए 22 साल, और वैश्यों के लिए 24 वर्ष निर्धारित की थी ये एज, वैदिक शिक्षा के लिए एज। ठीक है, निर्धारित की थी ये कि ब्राह्मण का बालक 16 वर्ष में, और क्षत्रिय का बालक 22 वर्ष में, और वैश्य का 24 वर्ष में शिक्षा आराम से ले सकता है, इतने तक ले सकता है, बहुत आराम से। ठीक है, ये था कुछ वैदिक शिक्षा प्रारंभ करने की उम्र। जब पूछा जाए आपसे तो याद रखना, आप 16 वर्ष, 22 वर्ष और 24 वर्ष बताइए। ठीक है, आगे देखिए, अध्ययन की समयावधि क्या थी, पीरियड ऑफ स्टडी। तो जो स्टडी का टाइम था ना, यानी कि वैदिक शिक्षा ग्रहण करने का टाइम था ना, वो 12 वर्ष था। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि 12 वर्ष के लिए आपको बच्चे को शिक्षा दी जाती थी, और 12 वर्ष में एक वेद पढ़ा दिया जाता था। जब कोई बालक 12 वर्ष में एक वेद पढ़ लिया करता था, तो उस बालक को स्नातक कहा जाता था कि इसने स्नातक कर लिया, यानी कि स्नातक हो गया। ठीक है, ये होता था। और जब उस बच्चे को दूसरा वेद पढ़ना होता था, तो उसको 12 वर्ष और चाहिए थी, 12 वर्ष अतिरिक्त समय देना पड़ता था उसे। ठीक है, एक वेद के लिए 12 वर्ष, दूसरा वेद और पढ़ना है तो 24 वर्ष हो गए उसके, तीसरा वेद और पढ़ना तो 36 वर्ष हो गए, और चौथा वेद भी पढ़ना है तो 48 वर्ष हो गए। अच्छा, इस टाइम आप बताओ कि वेद 4 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कर बताना। ठीक है, तो जब बच्चे ने पहला वेद पढ़ा 12 साल के लिए, तो वो स्नातक कहलाने लगा। दूसरा वेद और पढ़ लिया उसने, यानी कि 2 वेद पढ़ लिए उसने 24 वर्ष में, तो उसे वसु नाम दिया गया, उसको वसु कहा जाता था। और जब उस बच्चे ने तीसरा वेद भी पढ़ लिया, तो उसको रुद्र कहा जाता था, और चौथा वेद भी पढ़ लिया तो उसे आदित्य कहा जाता था। यानी कि जो सुपरलेटिव डिग्री होती थी वो आदित्य थी। ठीक है, क्या थी, आदित्य, और ये 48 वर्षों में कंप्लीट होती थी, आदित्य कहा जाता था उसे। ठीक है, अब देखिए विद्यालय भवन कैसा होता था, स्कूल की बिल्डिंग कैसी होती थी। जैसे कि हमने आपको बताया कि ऐसे विद्यालय नहीं थे जो आजकल बस कॉलोनियों के बीच में 2-3 मंजिल का घर बनवा लिया, उसमें विद्यालय बना दिया, ऐसे नहीं थे। पहले कहाँ थे, पहले स्कूल अलग हुआ करते थे, घरों से अलग, खुले में बाहर। तो अभी तक वैसे वैदिक काल में कैसे शिक्षा दी जाती थी, इसका कोई प्रमाण तो बहुत अच्छी तरह से नहीं मिला है, लेकिन इतना कहा गया है कि खुले वातावरण में बच्चों को शिक्षा दी जाती थी, पेड़ों के नीचे बिठाकर या खुले आसमान के नीचे, ऐसे शिक्षा दी जाती थी। लेकिन जब बरसात होती थी तो क्या होता था कि कोई ना कोई आच्छादन की व्यवस्था जरूर रही होगी उस टाइम, ढकने के लिए, मतलब सिर ढकने के लिए, और पानी न आए, पानी को रोकने के लिए कुछ फूस से या किसी भी तरह से कुछ झोंपड़ी टाइप बना दिया जाता होगा ना, इस तरह से कुछ होता होगा। इसके प्रमाण तो नहीं मिले हैं क्या सही से, लेकिन इतना पता है कि खुले में पहले शिक्षा होती थी। आगे देखिए, आचरण के आधार पर प्रवेश, इसको देखिए बहुत ध्यान से। इसमें क्या है, गुरु गृह में सदाचार या उच्च चरित्र वाले छात्र को ही प्रवेश लेने की अनुमति थी। उस टाइम जिस बच्चे का चरित्र अच्छा है, केवल उसको स्कूल में प्रवेश कराया जाता था। जो बुरे आचरण वाले बच्चे थे ना, जो निम्न आचरण वाले बच्चे थे ना, जो गंदे आचरण वाले बच्चे थे, उनको स्कूलों में, गुरुकुलों में एंट्री थी ही नहीं। आपका आचरण अच्छा है, आपका चरित्र अच्छा है, तो आप स्कूल में प्रवेश कर पाओगे, ऐसा था। ठीक है, अब देखिए, उस टाइम ब्रह्मचर्य को प्रमुखता दी जाती थी। ब्रह्मचर्य यानी कि आपके
जो स्कूल था ना उस समय, गुरुकुल जो था ना, उसमें ये था कि आपको भैया ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना ही पड़ेगा, और यदि आप शादीशुदा हो तो आपको उसमें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यानी कि गुरुकुल में केवल अविवाहित छात्र ही पढ़ सकते थे, जिनका विवाह नहीं हुआ था केवल वही पढ़ सकते थे गुरुकुल में, ठीक है। केवल उन्हीं को प्रवेश मिलता था, जो अविवाहित छात्र थे उन्हीं को प्रवेश मिलता था। गुरुकुल में मात्र ब्रह्मचारी ही रहते थे, ठीक है। आगे देखिए, गुरु सेवा को महत्व। उस समय क्या था, उस समय सिखाया जाता था कि आपको तन मन धन से अपने गुरुओं की सेवा करनी है। गुरु सेवा अनिवार्य था उस समय, ठीक है। और आश्रम का जितने भी काम होते थे आश्रम के, सब विद्यार्थियों के द्वारा ही किए जाते थे, शिष्यों के द्वारा ही किए जाते थे सारे काम। गुरु सेवा को महत्व दिया जाता था। तन मन धन से गुरु की सेवा करेगा ये कहा जाता था। और क्या, और आश्रम के जितने काम थे सब शिष्यों के द्वारा किए जाते थे। आगे देखिए, शिक्षा में व्यावसायिकता, यानी कि पहले वोकेशनल एजुकेशन हुआ करती थी। जैसा हम आपको कई बार बता चुके हैं, केवल पढ़ा लिखा कर आजकल तो घर में बैठा दिया जाता है। बीएड वाले बहुत हज़ारों लाखों छात्र घर में पढ़े हुए हैं, बहुत सारे विद्यार्थी जो बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा लेने के बावजूद घर में पढ़े हुए हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, दर दर की ठोकर खा रहे हैं। तो पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या थी, वोकेशनल एजुकेशन, आपको जीवन परक शिक्षा दी जाएगी, व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी और आप व्यवसाय कर लोगे, ऐसा था, ठीक है। तो पहले ऐसा था, देखिए ध्यान से, कि पहले साहित्य और दर्शन के अलावा, साहित्य और दर्शन के अलावा क्या क्या सिखाया जाता था, चिकित्सा की शिक्षा दी जाती थी, शस्त्र विद्या सिखाई जाती थी आपको, ऐसा सब कुछ था, ठीक है। और जो जनसाधारण हुआ करते थे, जो साधारण लोग हुआ करते थे, जो कोई डिग्री नहीं लेना चाहते थे, जो सही से ज़्यादा नहीं समझ पा रहे थे, उनको लौकिक शिक्षा प्रदान की जाती थी, ताकि वो कम से कम अपना जीवन यापन तो सही से कर सकें, ठीक है। लौकिक शिक्षा का मतलब था जो इस लोक में रहकर आपको जीवन यापन सही से करा दें, ठीक है। आगे देखिए, भिक्षावृत्ति, शिक्षार्थी अपना तथा गुरु का भरण पोषण भिक्षा द्वारा करता था। पहले शर्म नहीं थी, इसमें शर्म नहीं मानी जाती थी, क्योंकि ये अपना काम था, सिखाया जाता था कि आपको कुछ ना हो तो आप ये कर सकते हो। और दूसरा, क्योंकि आप ब्रह्मचारी हो, तो ब्रह्मचारी तो अपना भरण पोषण करने के लिए भिक्षा भी मांग सकता है, ठीक है। यहाँ क्या था, शिक्षार्थी अपना तथा गुरु का भरण पोषण भिक्षा द्वारा करते थे। उस समय भिक्षावृत्ति को आदर से देखा जाता था और प्रत्येक द्वार यानी कि घर से शिक्षार्थी को भिक्षा प्रदान की जाती थी। हर घर से शिक्षार्थी को भिक्षा मिलती थी, ठीक है। और क्या था, छात्र जीवन के खत्म हो जाने पर भिक्षावृत्ति निषिद्ध थी, यानी कि छात्र जीवन खत्म हुआ, आपने पूरी पढ़ाई कर ली, उसके बाद अब आप भिक्षा नहीं मांगोगे, ठीक है, ये था। अब देखिए, शिक्षा में व्यवहारिकता, प्रैक्टिकल एजुकेशन कैसे दी जाती थी। इसमें क्या था कि इसमें आपके जब विद्यार्थियों को जब पढ़ाया जाता था टीचर्स के द्वारा, गुरुओं के द्वारा, तो उन्हें सिखाया जाता था कि बेटा आप व्यवहारिक बनो, आप स्वयं को महत्व दो, आप समाज को महत्व दो, आप परिवार को महत्व दो, सिखाया जाता था इसमें। और क्या था इसमें देखिए, गुरु आश्रम में सेवा करते समय छात्र जीवन उपयोगी शिक्षा गुरु से ग्रहण कर लेते थे। उन्हें आश्रम का कार्य अपने हाथों से करना पड़ता था। गुरु की गायों को वनों में चराकर वे पशुपालन सीखे, आश्रम की भूमि जोत कर वे कृषि शिक्षा में निपुण हो जाते थे, ठीक है। ऐसे होता था पहले, ये था प्रैक्टिकल एजुकेशन, यानी शिक्षा में व्यवहारिकता लाई जाती थी। अब देखिए, ये देखिए, विद्यालय का आदर्श वातावरण कैसा होता था विद्यालय का, लास्ट वाला पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं, ये वाला। प्राचीन समय में गुरुकुल प्राय वर्तमान नगरीय कोलाहल एवं भीड़भाड़ से दूर होते थे, प्रकृति की गोद में होते थे, जहाँ शुद्ध जल और वायु छात्रों को प्राप्त होती थी। कैसा, शुद्ध जल और शुद्ध वायु प्राप्त होती थी। इनका शरीर स्वस्थ रहता था, जंगल का हरा भरा वातावरण उनके मन को प्रफुल्लित करता था, समाज की बुराइयों से वे दूर रहते थे और उनका चरित्र भी निर्मल रहता था, ठीक है। ये था विद्यालय का वातावरण, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, चलो जल्दी से पढ़ लेते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो रही है ये, ठीक है। यहाँ देखिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना आप ले लीजिए, ओके। देखिए, ये सब विशेषताएं बताई जा रही हैं, वैदिक काल के शिक्षा की विशेषताएं। देखिए, शिक्षण का स्वरूप कैसा था, मौखिक था, मौखिक विधि से प्रदान की जाती थी शिक्षा। यहाँ वैदिक मंत्रों को मौखिक रूप से सिखाया जाता था, ठीक है। यहाँ याद करना, यानी कि बच्चे क्या करते थे, गुरुजी ने वैदिक धर्म की शिक्षा दी, गुरुजी ने मंत्र सिखाए, बच्चों ने रट लिए, कंठस्थ कर लिए वो, ठीक है। और कंठस्थ करने का मतलब सिर्फ रटना ही नहीं था, कंठस्थ करने का मतलब समझना, मनन करना, यानी चिंतन मनन करना था, जो हम आपको पहले बता चुके हैं, ठीक है। चिंतन मनन करना था, चिंतन करते थे, सोचते थे, विचारते थे, ऐसा था।
आगे देखिए शिक्षा सत्र और छुट्टियाँ। अच्छा, शिक्षा सत्र कितना चलता था? तो यहाँ का जो शिक्षा सत्र था ना, ये ध्यान रखना आप लोग, जो हम आपको बता रहे हैं इसमें से ऐसे में से प्रश्न आते हैं। तो शिक्षा सत्र और छुट्टियों में क्या था? वैदिक काल में शिक्षा सत्र श्रावण महीने की पूर्णिमा को उपाकर्म श्रावणी समारोह से शुरू होता था। यानी कि शिक्षा सत्र जो था ना, वो सावन का जो महीना आता था, तो सावन की पूर्णिमा आती थी, सावन की पूर्णिमा जो आती थी उसी पूर्णिमा को बोलते थे उपाकर्म। ठीक है, सत्र की शुरुआत को बोलते थे उपाकर्म, और सत्र की शुरुआत कब होती थी? सावन के महीने की पूर्णिमा को। ठीक है, और जब ये उपाकर्म होता था, यानी कि सावन के महीने की पूर्णिमा से आपका सत्र शुरू हो गया पढ़ा। अब टीचर ने आपको पढ़ाना शुरू कर दिया, तो कब तक चलता था? पौष महीने की पूर्णिमा को ये उत्सर्जन होता था, यानी कि ख़त्म हो जाता था ये सत्र। यानी कि कुल मिलाकर 5 महीने तक बच्चे को पढ़ाया जाता था, कुल मिलाकर 5 महीने तक। ध्यान रखना, सावन महीने की पूर्णिमा को तो स्टार्टिंग होती थी पढ़ाई की, जिसे उपाकर्म बोलते थे, और पूस महीना, यानी कहते हैं ना सावन भादों क्वार कार्तिक अगैन पूस, यानी 5 महीने तक। तो जो पूस माह की पूर्णिमा होती थी उस तक बच्चे को पढ़ाया जाता था, उसे कहते हैं उत्सर्जन, कि अब हो गई पूरी पढ़ाई, अब उत्सर्जन हो गया। ठीक है, और क्या था? इस प्रकार शिक्षा सत्र की समावधि 5 माह की थी। छात्रों को प्रत्येक महीने एक सप्ताह के अंतर से 4 छुट्टियां प्राप्त होती थी, एक सप्ताह के अंतर से। ठीक है, छुट्टी कम होने के कारण छात्र शिक्षा पूर्ण करके ही घर वापस जाते थे, क्योंकि छुट्टियां ही कम थी। एक सप्ताह के अंतर से 4 छुट्टियां मिल रही हैं मात्र। ठीक है, देखिए दिनचर्या क्या थी, उनका डेली रूटीन क्या था? तो जैसा कि होता ही था पहले गुरुकुल में कि सबसे पहले शौच स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाओ, उसके बाद सुबह से उठकर संध्या होती थी। ठीक है, और हवन इत्यादि ये सारे काम होते थे, प्रातः वंदन होता था, भगवान की उपासना की जाती थी, सब कुछ होता था। उसके बाद फिर बच्चा अपना जो पिछले दिनों उसने पढ़ा है उन पाठों को वो दोहराता था, वो याद करता था, और नए पाठों की फिर वो तैयारी करता था। ये दैनिक दिनचर्या थी। शौच इत्यादि स्नान से पूरी तरह से वो तैयार हो गया, मतलब शौच और स्नान इत्यादि से निवृत्त हो गया। उसके बाद उसने संध्या की, हवन किया, प्रातः वंदन किया, ये सारी चीज़ें कर ली। उसके बाद पुराने पाठों को दोहरा लिया और नए पाठों की तैयारी कर ली, ये था। ठीक है, अब देखिए स्त्री शिक्षा को देखिए, स्त्री शिक्षा का क्या थी यहाँ पर देखिए, यानी वुमेन एजुकेशन के बारे में क्या जोर दिया गया था यहाँ पर? प्राचीन वेदों में स्त्री जाति को पुरुष जाति का पूरक माना जाता था। आजकल तो कह देते हैं कि ये आफत आ गई, स्त्री को बहुत से लोग आफत मान लेते हैं, लेकिन पहले क्या था? प्राचीन वेदों में स्त्री जाति को पुरुष जाति का पूरक माना जाता था। पत्नी को अर्धांगिनी कहकर संबोधित किया जाता था। उसे पुरुष के ज्ञान, बल तथा जीवन क्रियाओं का साझीदार माना जाता था। इसलिए वैदिक काल में नारी शिक्षा को पर्याप्त महत्व दिया गया। क्या? पर्याप्त महत्व दिया गया। किसको? स्त्री शिक्षा को। आगे देखिए, वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा पाने का पूरा अधिकार था। जो लोग कहते हैं कि महिलाओं को शिक्षा दी ही नहीं जाती थी, अब आकर दी जाने लगी, नहीं, ऐसा नहीं था भैया। वैदिक काल से दी जाती थी, पूरा अधिकार था उन्हें। अधिकतर देखिए जो हुआ करती थी वो कुल पुरोहित के द्वारा पढ़ाई जाती थी, माता पिताओं के द्वारा पढ़ाई जाती थी, ऐसा होता था। आपने सुना ही होगा कि पहले बहुत नाम फेमस हुए, विश्ववरा और अलापा, घोषा, लोपमुद्रा, सरस्वती आदि ऐसी स्त्रियाँ हुई जिन्हें प्राचीन ग्रंथ अच्छी तरह जिन्होंने पढ़े थे, और ग्रंथों में इनका प्रमाण भी मिलता है। अच्छा, इन्होंने वेदों की ऋचाओं की रचना की। ऐसी ऐसी श्रेष्ठ अपने यहाँ पर स्त्रियाँ हुई, देवियाँ हुई, ये था। ठीक है, और लड़कियाँ गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पूर्व तक शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। लड़का हो या लड़की हो, दोनों ही जब तक ब्रह्मचर्य में है तभी तक वो शिक्षा ग्रहण कर सकते थे, ये था। ठीक है, अब दंड व्यवस्था में क्या था? पनिशमेंट कैसा मिलता था? तो पनिशमेंट में किसी को मारा पीटा बिल्कुल नहीं जाता था, यानी कि शारीरिक दंड बिल्कुल निषिद्ध हुआ करता था। उसके अलावा क्या होता था? उसमें समझाना, बुझाना, उपदेश देना, उपवास करवाना, ये सब था। ठीक है, और इसके अलावा ये था कि भैया जो भी विद्यार्थी गुरु की नहीं मान रहा है उसको उद्धालक व्रत करना पड़ता था। उद्धालक व्रत में क्या होता था? उद्धालक व्रत ऐसा होता था भैया कि आपको ये जो व्रत है ना, थोड़ा सा कष्टदायक तो था, क्योंकि आपने गलती की है तो भोगना भी तो आपका ही पड़ेगा ना। तो ये था। इसमें ये होता था कि जिस बच्चे ने टीचर की बात नहीं मानी है या कुछ गलती कर गया है तो उसको सबसे पहले उद्धालक व्रत में ये करना होता था कि 3 महीने तक तो उसे अत्यंत अल्प आहार रहकर व्रत करना पड़ता था। ठीक है, बहुत कम उसको आहार मिलता था। और मुख्य रूप क्या था? इस अल्प आहार में भी जो मुख्य चीज़ थी वो क्या क्या होता था,
यानी कि उद्धारक व्रत में क्या क्या होता था 3 महीने के अंतर्गत क्या क्या किया जाता था उस उद्धारक व्रत में। तो ये किया जाता था कि 2 महीने तक तो उसको जौ का जो माड़ होता था ना उसको ग्रहण करना पड़ता था, और 1 माह तक दूध पीना पड़ता था, आधे माह तक छेना, 8 दिन तक घी, 6 दिन तक बिन मांगी भिक्षा व 3 दिन तक मात्र पानी का सेवन करना होता था, एवं एक एक दिन निराहार बिताना पड़ता था। ठीक है, ये था 3-4 महीने का टाइम जिसमें उसको अपना शुद्धिकरण करना होता था। लगभग 3 से 4 महीने का ये उद्धारक व्रत माना जाता था। ठीक है, दंड व्यवस्था क्या थी? मारपीट नहीं थी, पहले यही सब व्रत कराए जाते थे, और ऐसा ही था कि भूखे प्यासे रहो क्योंकि तुमने अच्छा नहीं किया है, अब ये सब करो। ठीक है, ये था। सही से पढ़ लेना आप लोग इसे ध्यान से, यहाँ पर इसलिए पूरा हमने डिटेल में दिया है ताकि आप ध्यान से पढ़ लो। ठीक है, हो सकता है हमसे कुछ गलती हो जाए तो आप उसे सुधार लेना। ठीक है, अब देखिए गुरुकुल पद्धति में क्या था। गुरुकुलों में प्रदान की जाती थी पहले शिक्षा। ठीक है, इसमें क्या था? ये गुरुकुल जीवन संस्थाएं थीं। गुरु के परिवार के सदस्यों के रूप में पारिवारिक जीवन व्यतीत करते हुए शिक्षा ग्रहण करता था कौन? विद्यार्थी। पहले ऐसा नहीं था कि गुरु अपने आप में गुरु ही बना हुआ है, शिष्य को बिल्कुल नहीं समझ पा रहा है, ऐसा नहीं था। पहले गुरु और शिष्य में पिता पुत्र का रिश्ता होता था, ऐसा था वहाँ पर। और जो छात्र थे ना 24 घंटे गुरु से कुछ ना कुछ सीखते ही रहते थे, ऐसा था। ठीक है, अब यहाँ पर डॉक्टर एस.एन. प्रभु ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वैदिककालीन भारत शिक्षा की पारिवारिक प्रणाली में विश्वास करता था। जो वैदिककालीन भारत था ना वो शिक्षा की पारिवारिक प्रणाली में विश्वास करता था कि परिवार की तरह शिक्षा दो, जैसे आपका बच्चा है आप उस तरह शिक्षा दो इसको। ठीक है, ऐसा था। और आजकल तो भैया शिक्षा संस्थाओं में बिठाकर पढ़ाई होती है, यांत्रिक विधियों द्वारा पढ़ाई होती है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, फिर भी बढ़िया तरह पढ़ाया जाता था। आगे देखिए गुरु शिष्य का घनिष्ठ संबंध, जैसा कि बताया यही गया है कि पिता पुत्र जैसा ही रिश्ता रखते थे। ठीक है, इसका डिटेल आप पढ़ लेना इस तरह देखकर। ठीक है, अब शिक्षा का स्वरूप क्या था देखिए, यहाँ है शिक्षा। वैदिक समयावधि में शिक्षा धर्म से अनुप्रमाणित थी, यानी कि यहाँ धर्म को प्रधानता ज़्यादा दी जाती थी। ठीक है, शिक्षा के आदर्श, उद्देश्य, व्यवस्था, विषय सामग्री, यहाँ तक कि छात्रों का जो दैनिक जीवन होता था ना वो भी धर्म के ऊपर डिपेंड हुआ करता था, धर्म पर आधारित था। ज्ञानार्जन धर्म के द्वारा और धार्मिक कर्तव्य के रूप में किया जाता था। पहले धर्म को प्रमुखता दी जाती थी, बहुत बड़े बड़े विद्वान होते थे पहले, लेकिन आज के टाइम पे जहाँ बात धर्म की कर दी जाए वहाँ युद्ध तो चल जाते हैं साहब। और क्या होता है, आपने कह दिया ना कि थोड़ा धर्म की बातें कर लिया करो, अच्छी बातें कर लिया करो, तभी लोगों को वहाँ पाखंड नज़र आने लगता है। अच्छा, ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे समाज का कि समाज वालों के सामने, समाज के सामने कितनी भी गंदी बातें कर लो वो खुश रहेंगे, कितनी भी अश्लील बातें कर लो वो बड़े चाव से सुनेंगे, चाव से देखेंगे, कितने भी बुरे काम कर लो बड़े आनंद के साथ खुश होंगे और क्या उसको सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन जहाँ बात धर्म की और धर्मात्मा किया जाए वहीं लोगों को पाखंड नज़र आने लगता है। कितना दुर्भाग्य है ये, है ना? ये लोग भूल जाते हैं कि धर्म की वजह से ही हम लोग स्वयं का शुद्धिकरण कर पाते हैं। लेकिन क्या ही कहो, खैर छोड़ो। पहले ऐसा था कि धर्म को मुख्य रूप से माना जाता था। पाठ्यक्रम कैसा रहता था? वैदिक काल में पाठ्यक्रम के अंतर्गत अनेक विषयों को स्थान प्रदान किया गया था। पाठ्यक्रम में अनेक विषय थे। शिक्षार्थियों को पाठ्यक्रम के अनुसार ही शिक्षा दी जाती थी और शिक्षार्थी, अच्छा पहले भी स्टूडेंट सेंटर्ड हुआ करती थी, पहले भी शिक्षा ऐसा था। शिक्षा विद्यार्थियों के अनुरूप दी जाती थी। हाँ, विद्यार्थी कितना ग्रहण कर पाएगा, कैसा ग्रहण कर पाएगा, ऐसा था कुछ। ठीक है, उसके अनुसार। अच्छा, पहले क्या था? पहले परा विद्या के अंतर्गत पहले परा और अपरा दोनों प्रकार की विद्याएं सिखाई जाती थी। तो परा विद्या में तो ये था कि वेद और उनकी जितनी समीक्षाएं थीं वो सारी सिखाई जाती थी। और जो अपरा विद्या थी ना, अपरा विद्या में इतिहास, ज्योतिष, गणित, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, ये सब सिखाया जाता था। ठीक है, ये सारी चीज़ सिखाई जाती हैं, ये होती है अपरा विद्या में। तो ध्यान रखना, अपरा विद्या में क्या था, परा विद्या में क्या था। परा विद्या में वेद और वेद की समीक्षाएं आती हैं, और अपरा विद्या में हिस्ट्री आती है, केमिस्ट्री आती है, फिजिक्स आती है, जूलॉजी आती है, बॉटनी आती है, एस्ट्रोलॉजी आती है, मैथ्स आती है, ठीक है, ज्योग्राफी आती है, सारी चीज़ आती हैं। अच्छा, एक बात और थी कि उस टाइम शिक्षा का जो माध्यम था वो संस्कृत ही था। क्या था? संस्कृत था उस टाइम। अब देखिए लास्ट वाला पॉइंट देखिए, शिक्षण विधि। शिक्षण विधि मौखिक थी और छात्रों को आचार्य द्वारा बताई गई सभी बातों को कंठस्थ करना होता था। आचार्य ने जो कहा छात्र को वो सुनना पड़ता था और वो उसे कंठस्थ करता था। ठीक है, और क्या था, छात्र जब शिक्षा आरंभ करने के लिए गुरु के पास जाता था कुछ पाठ सीखने के लिए, तो सबसे पहले गुरु के चरण स्पर्श करता था। गुरु के चरण स्पर्श करता था और चरण स्पर्श करने के बाद कहता था कि गुरुजी आप हमको पढ़ाइए।
आप हमको समझाइए, कहता था वो। ठीक है, उसके बाद गुरुजी शिक्षा का आरंभ करते थे और बच्चे को पढ़ाते थे, वेद मंत्रों को सिखाते थे। ठीक है, इसका सवाल ले लो आप लोग इसका। और जो अंतिम इसमें वो था समावर्तन संस्कार, समावर्तन सेरेमनी हुआ करती थी। समावर्तन का मतलब ये होता है कि अब आपने शिक्षा ग्रहण कर ली, अब आप जाओ अपने घर लौट जाओ, ये हुआ करता था। तो देखिए, समावर्तन का मतलब होता है घर लौट जाना। और ये कब होता था? जब कोई भी विद्यार्थी अपना ब्रह्मचर्य का पूरा पालन कर लिया करता था और अपने गुरुकुल में उसने शिक्षा ली 25 वर्ष तक, तो 25 वर्ष के बाद अब उसका समावर्तन संस्कार होता था। ठीक है, समावर्तन सेरेमनी होती थी। समावर्तन शब्द का अर्थ है घर लौटना। ये पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, जब बालक गुरुकुल से घर लौटकर अपने माता पिता के घर आता था और ब्रह्मचर्य जीवन का त्याग करके गृहस्थ जीवन प्रवेश करता था, ये वो टाइम था। ठीक है, तो ये सब कुछ था। अब इसके बारे में, वैदिक शिक्षा की विशेषताओं के बारे में डॉक्टर PN प्रभु क्या लिखते हैं? उन्होंने ये कहा कि इसने शक्तिशाली व्यक्तित्व का निर्माण किया। यानी वैदिक शिक्षा कैसी थी? वैदिक शिक्षा ने शक्तिशाली व्यक्तित्व बनाया, लोगों का व्यक्तित्व को निखारा, ऐसी थी वैदिक शिक्षा। और व्यक्तित्व का निर्माण के साथ साथ मानसिक शक्तियाँ पैदा की और ज्ञान की भावना और पवित्रता और क्रियाशीलता पैदा करी। ऐसी शिक्षा थी वैदिक शिक्षा, ये कहा। ठीक है, तो अब देखिए, एक बात ध्यान रखना कि यदि किसी में गुण हैं बहुत सारे, तो कोई ना कोई उसमें दोष भी ज़रूर होगा, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज़ परिपूर्ण नहीं होती। आप कहो कि किसी के भीतर पूरे 100% गुण हैं, तो ये संभव नहीं है। यदि 99 गुण हैं तो एक अवगुण जरूर होगा। ऐसे ही वैदिक काल में जो शिक्षा दी जाती थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर भी उसमें 1-2 अवगुण भी थे। अवगुण किसने दिखाए? अवगुण भी बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक हुए उन्होंने बताया इसके बारे में। तो देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या दोष था, देख लेते हैं। अब हो सकता है आपकी नज़र में वो दोष ना हो या हमारी नज़र में दोष ना हो, उन लोगों की नज़र में दोष हो, लेकिन हम लोग जब कोई चीज़ को पढ़ते हैं ना, तो हम लोगों को उसका आलोचनात्मक परीक्षण करना पड़ता है। देखते हैं हम लोग कि समालोचनात्मक परीक्षण करना होता है कि ये चीज़ कहाँ तक सही है और ये चीज़ कहाँ तक गलत है। ये दोनों चीज़ हमको लोगों को देखनी पड़ती है, क्योंकि हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं। अब इसमें कुछ जो विशेषताएं थी, उसके अलावा इसमें दोष भी थे कुछ। क्या क्या दोष थे? वैदिक शिक्षा प्रणाली के दोष थे। एक तो शिक्षा राज्य का उत्तरदायित्व नहीं था। आपने जैसे कि अभी पिछले पन्नों में पढ़ा कि जो शिक्षा का उत्तरदायित्व था वो गुरुकुल पर था। गुरुजी अपने हिसाब से शिक्षा को पढ़ा कर करा सकते थे, जैसा चाहते वैसा कर सकते थे। राज्य पर शिक्षा का कोई उत्तरदायित्व नहीं था। ठीक है, ध्यान रखना, डिटेल में से पढ़ लेना अच्छी तरह से। राज्य इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। गुरुजी जैसी चाहें वैसी शिक्षा पढ़ा सकते हैं, वैसी शिक्षा बच्चों को दे सकते हैं। ना तो राज्य कुछ कह सकता था और ना ही राजा कुछ कह सकता था। ये इन लोगों को दोष है, ऐसा ये दोष है। ठीक है, गुरु जैसा चाहते वैसा पढ़ाते थे। अब दूसरा देखिए, शिक्षा की अमनोवैज्ञानिक संरचना। ये क्या कहते हैं? देखिए, ये इसे अमनोवैज्ञानिक कैसे कहते हैं? इसमें लिखा है वैदिक काल में शिक्षा केवल 2 स्तरों में विभाजित थी, केवल 2 स्तरों में, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। यानी कि ये कहना है कि माध्यमिक स्तर की शिक्षा वहाँ थी ही नहीं। क्या बोल रहे हैं? प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा की पाठ्यचर्या बाल एवं किशोरों के मनोविज्ञान के अनुकूल नहीं थी। यानी कि ये बोलना चाह रहे हैं कि कोई बच्चा आपके द्वारा बताए हुए वेदों की समीक्षा को समझ नहीं रहा और आप हर बालक को वेद की वही समीक्षा सिखा रहे हो और बच्चा समझ नहीं पा रहा, तो ये तो अमनोवैज्ञानिक हुआ ना। बच्चा समझ ही नहीं पा रहा, पढ़ाते जा रहा, रटाते जा रहा हो, क्या मतलब है? ये लोग इसमें ये कमी ढूंढ रहे हैं, ये लोग इस कमी को बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें शिशु शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, इन सब में विभक्त करना चाहिए था। मतलब एक एज रखनी चाहिए थी कि 5 वर्ष तक के बालक को शिशु में रखा जाए, 10 वर्ष तक के बालक को प्राथमिक शिक्षा में रखा जाए, एक एज रखनी चाहिए थी। इन्होंने ये यहाँ डिवीज़न नहीं किया, इन्होंने अलग अलग नहीं किया इसको, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अब शिक्षा का धर्म प्रधान होना, ये इसको दोष मानते हैं कि शिक्षा धर्म प्रधान थी, इसलिए सारी धर्म की बातें आती रहीं और इसलिए लोगों के विवेक का विकास नहीं हो सका, ये ऐसा कह रहे हैं। अब इनसे कोई एक बात पूछे कि पहले जैसे जो लोग पढ़े लिखे थे उन जैसे तो अब तक नहीं है और आगे भी शायद नहीं होंगे, लेकिन चलो अपना अपना खैर सोचने का तरीका है। खैर, इन्होंने इस बात को धर्म प्रधानता को इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि धर्म प्रधान होने की वजह से लोग विवेकी नहीं हो पाए और उनकी बुद्धि का विकास नहीं हो पाए। ठीक है, अच्छा, ये जो पॉइंट है, हाँ, ये बिल्कुल मानने वाला है कि शूद्रों की शिक्षा की उपेक्षा। यहाँ शूद्रों की शिक्षा की उपेक्षा की, यहाँ पूरे चैप्टर में शूद्रों की शिक्षा के बारे में कहीं कोई बात नहीं की गई कि शूद्रों की शिक्षा, कोई बात ही नहीं की गई।
केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों के लिए शिक्षा के बारे में बताया गया, लेकिन शूद्रों की शिक्षा के बारे में कोई यहाँ पर जानकारी नहीं मिली, कहा ही नहीं गया। तो उन्होंने कहा कि यहाँ शूद्रों को शिक्षा के अधिकार से पूरी तरह वंचित किया गया। ठीक है। 5वां देखिए, दर्शन पर बल। ये जो बात थी ना, ये वास्तव में गलत थी। ठीक है। आगे देखिए, दर्शन पर बल, इसमें क्या था, एम्फसाइज ऑन फिलॉसफी। वैदिक काल में शिक्षा के दर्शन में अध्ययन पर अधिक बल दिया गया, दर्शन पर अधिक बल दिया गया। वास्तविकता यह है कि दर्शन की शिक्षा के माध्यम से शिक्षार्थी को मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर किया गया। हाँ, जैसे कि आपने आगे वाले पिछले वाले पन्नों में पढ़ा कि जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था वो मोक्ष की प्राप्ति थी। तो सच है ये, तो भाई यही कहा गया था। यहाँ पर दर्शन पर अधिक बल देने के कारण जीवन में पलायन की भावना हो गई, क्योंकि बच्चे कुछ पढ़ना ही नहीं चाह रहे थे, भैया मोक्ष हमें चाहिए नहीं, हमें तो लौकिक संसार से प्रेम है, ऐसा चाहते थे। ठीक है, ये लोग ऐसा कहना चाह रहे हैं। आगे देखिए, स्त्री शिक्षा की उपेक्षा। ये कहना है कि स्त्रियों के लिए ऋषियों के गुरुकुल में ऋषियों के गुरुकुलों में लड़कियों की शिक्षा नहीं दी जाती थी, ये लोग ऐसा कह रहे हैं। हाँ, उसमें प्रमाण नहीं मिला है। प्रमाण क्या, ये कहा गया है कि जो स्त्रियां हुआ करती थी, लड़कियां हुआ करती थी, वो अपने माता पिता और अपने पुरोहितों से सीखा करती थी, शिक्षा पढ़ाई उन्हीं के द्वारा करती थी। लेकिन बड़ी बड़ी श्रेष्ठ माताएं हुई उस समय भी, बहुत बहुत विदुषी महिलाएं हुई उस समय भी, है ना, ये था। तो ये कहना ना, ऋषियों के गुरुकुल में लड़कियों की शिक्षा का प्रावधान नहीं था, तो ये नहीं था। ये गुरुकुल में, क्योंकि जो शिक्षक हुआ करते थे वो गुरु हुआ करते थे, वो जेंट्स हुआ करते थे, वो मेल हुआ करते थे, इसलिए वहाँ पर केवल मेल को ही, यानी कि केवल लड़कों को ही शिक्षा दी जाती थी गुरुकुल में, लड़कियों को घर पर पढ़ाया जाता था, ऐसा था। और देखिए, और क्या दोष, इसमें जन सामान्य की शिक्षा की उपेक्षा की गई। इन्होंने कहा कि यहाँ पर कुछ चुनिंदा स्टूडेंट्स को ही, चुनिंदा वर्ग को ही, चुनिंदा लोगों को ही शिक्षा दी जाती थी, हर एक के लिए शिक्षा थी ही नहीं, इसलिए इसका एक दोष था, इन्होंने ऐसा कहा। ठीक है। और आगे क्या है भाई साहब, वीडियो बहुत बड़ी होने वाली है, ये बहुत बड़ी हो भी गई है, इसलिए हम बोल रहे थे बार बार कि आप लोग वैसे ही पढ़ लो, इसे स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लो, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, और क्या क्या बता रहे हैं, दोष क्या क्या बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि इसमें लोक भाषाओं की उपेक्षा की गई। तो पहले आप लोग स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहो तो ले लो, जल्दी से ले लिया, गुड। देखिए, इसमें लोक भाषाओं की उपेक्षा की गई, मतलब देखो, अपना अपने एक भाषा होती है, हर एक मातृभाषा होती है। जैसे हम लोग अभी हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन हम ब्रज क्षेत्र से आते हैं तो हमारी एक ब्रज भाषा है। कुछ लोग बुंदेलखंड की तरफ से आते हैं, वो बुंदेलखंडी बोलते हैं, सबकी अपने क्षेत्र के अनुसार भाषा होती है। तो इन्होंने ये कहा कि यहाँ पर लोक भाषाओं की उपेक्षा की गई, यानी कि लोक भाषाओं को महत्व नहीं दिया गया। इन्होंने केवल संस्कृत को ही कहा कि संस्कृत पढ़ो, संस्कृत पढ़ो, संस्कृत पढ़ो, जबकि बच्चे के लिए सबसे पहले मुख्य उसकी मातृभाषा होती है, वो सिखानी चाहिए थी। तो उन्होंने एक ये दोष बताया। ठीक है। और रटने पर अधिक बल दिया। क्या कहा कि संस्कृत के जो पढ़ाने वाले टीचर थे उस टाइम, तो वो केवल रटने पर बोलते थे, कंठस्थ करो, कंठस्थ करो, ये नहीं कि समझाएं, स्मरण का ये नहीं था उनका कि समझा बढ़िया तरह से। लेकिन ये जो दोष है ना, ये कहीं ना कहीं कुछ गलत सा है, क्योंकि उस टाइम भी, जैसे हमने आपको बताया पिछले पन्नों में, कि वहाँ पर व्याख्या भी कराई जाती थी, और वहाँ पर कंठस्थ करना, वहाँ चिंतन मनन करना सिखाया जाता था। ठीक है, ये सब था। तो ये कहना है कि रटने पर अधिक बल दिया गया। हाँ, अधिक तो दिया गया। खैर, आगे देखिए, विचार स्वतंत्रता का अभाव, मतलब लेक ऑफ फ्रीडम ऑफ थॉट, यानी कि कोई विद्यार्थी अपने विचारों को रख नहीं सकता था, गुरुजी ने जैसा पढ़ा दिया, शिष्य को वैसा पढ़ना होता था, पहले ये था। ठीक है। तो इसको दोष मानते हैं, और कहते हैं कि ये रूढ़वादी, मतलब रूढ़िवादिता थी वहाँ पर, और अंधविश्वास था, ये लोग ऐसा कहते हैं। आगे देखिए, हस्तकला का अभाव। पहले जो हस्तकला करते थे उन्हें हीन दृष्टि से देखा जाता था, ये ऐसा बताते हैं यहाँ पर। ठीक है। क्योंकि वर्ण व्यवस्था थी, और वर्ण व्यवस्था में संकीर्णता थी, और जो आप हस्तकला करने वाले थे उनको हीन दृष्टि से देखा जाता था। तो हस्तकला का अभाव था, कुल मिलाकर ये था। अब देखिए, शारीरिक श्रम के प्रति हेय दृष्टि। यहाँ कोई व्यक्ति शारीरिक श्रम कर रहा है, उसके प्रति लोग निम्न भावना से देखते थे। यहाँ ऐसा भी कह रहे हैं, जबकि विद्यार्थी तो इन चीज़ों से दूर था, लेकिन ऐसा कह रहे हैं कि उच्च वर्ग के लोग तो कुछ करते ही नहीं थे, मतलब कुछ नहीं करते थे का मतलब ऐसे छोटे मोटे काम नहीं करते थे, और जो शारीरिक श्रम करते थे उनको हीन भावना से देखा जाता था। यहाँ ये दोष निकालते हैं। ठीक है। आगे देखिए, धर्म निरपेक्ष विषयों की उपेक्षा। जो धर्म निरपेक्ष विषय हुआ करते हैं ना, यानी कि हमारी नज़र में कोई धर्म स्पेशल नहीं है, हमारी नज़र में सब धर्म समान हैं, हमें किसी धर्म की ओर आगे नहीं बढ़ना है, हमारे लिए धर्म
कोई मायने नहीं रखता है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है हमारे लिए सब धर्म समान है, मतलब हमारे किसी धर्म की कोई जगह नहीं है, या फिर ये कह लो कि सब धर्म समान है, हमें किसी से कोई ग्लानि नहीं, किसी से कोई प्रेम नहीं, किसी से कोई लगाव नहीं, ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहे हैं, धर्मनिरपेक्ष विषयों की उपेक्षा की जाती थी। अब जब धर्म को आप प्रधानता दोगे तो धर्मनिरपेक्ष विषयों की उपेक्षा तो हो ही जाएगी ना, तो ये सब कहा उन्होंने। ठीक है, अब ये आपने सारी बातें सुन ली, यहाँ पर पढ़ ली आपने। इसके बारे में डॉक्टर F.E. केई ने क्या कहा सुनिए। उन्होंने कहा प्राचीन भारतीय शिक्षा में अनेक दोष थे। इस शिक्षा को नवीन गति प्रदान करने और रूपांतरित करने के लिए किसी प्रकार के नवजीवन की आवश्यकता थी। इन्होंने दोष बताए और जो प्रभु जी थे उन्होंने इसमें गुण बताए। ठीक है, ध्यान रखना, जब वैदिक शिक्षा में कमी निकाली जाए, दोष बताए जाएं, तो वो कौन होंगे? वो दोष बताएंगे डॉक्टर F.E. केई। और वैदिक शिक्षा में जब अच्छाई बताई जाए तो वो बताएंगे प्रभु। ठीक है, अब देखिए वैदिक कालीन शिक्षा की वर्तमान उपयोगिता, अब इसे फटाफट से पढ़ लो। ठीक है, बहुत लंबी वीडियो हो गई है। तो जो वैदिक कालीन शिक्षा थी, अब इस टाइम इस वर्तमान में उसकी उपयोगिता क्या है, क्या हो सकता है, इससे एक बार देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, यदि वैदिक काल जैसे शिक्षा अभी हो जाए, गुरुकुल बन जाए, सब कुछ हो जाए, तो उसमें ये होगा कि एक तो अनुशासनहीनता ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा? अनुशासनहीनता ख़त्म हो जाएगी, तनाव, कलह, अशांत, ये सब चीज़ ख़त्म हो जाएगी, ये सब चीज़ बढ़िया हो जाएगा। अनुशासन बन जाएंगे लोग, अनुशासन पैदा करने वाले लोग बनेंगे, एक अच्छा और क्या होगा, कलह वाला सब खत्म हो जाएगी, अशांति जो पैदा होती है ना वातावरण, वो खत्म हो जाएगा, यानी कि शांति कायम हो जाएगी। और आध्यात्मिक पक्ष की ओर जब विद्यार्थी जाएंगे तो उनके गुणों में नैतिक गुणों का विकास होगा। ठीक है, ऐसा होगा। और क्या है, चरित्र का गठन सुंदर तरह से हो पाएगा, चरित्र का निर्माण अच्छी तरह से हो पाएगा, क्योंकि चरित्रहीन विद्यार्थियों को वहाँ पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो क्या होगा, लोग अपने चरित्र को शुद्ध करने का पूरा प्रयास करेंगे। देखो अभी हम आपको केवल शॉर्ट में यहाँ पर ये बता रहे हैं, आप इसे पूरा पढ़ लेना एक बार। ठीक है, कि वर्तमान में क्या क्या उपयोगिता है, ये सब पढ़ लेना आप। आगे देखिए, तो अब इस वाले टॉपिक को बस इतना ही और पढ़ेंगे। हमने सोचा था आपको पूरे 5 प्रश्नों को पढ़ा दें हम, लेकिन भैया बहुत टाइम हो गया है, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। ठीक है, तो देख लीजिए, बस इसको यहीं पर देख लीजिए कि क्या उपयोगिता है, फिर आगे हम ये वाला हो सकेगा तो हम थोड़ी देर में ही इस वाले दूसरे प्रश्न को देखेंगे। फिलहाल आप ये देख लीजिए, अब ये पहला ही चल रहा है। वर्तमान शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य नज़दीकी के संबंध का अभाव पाया जाता है इस टाइम जो है। यदि गुरुकुल जैसी पद्धति अभी हो गई तो विद्यार्थी और शिक्षक बहुत पिता पुत्र की तरह व्यवहार करेंगे। ठीक है, और परेशानी नहीं है, घनिष्ठ संबंध कायम होगा। इस समय भी घनिष्ठ संबंध की आवश्यकता है। घनिष्ठ संबंध का मतलब ये नहीं है कि उल्टा सीधा आप सोच लो, ऐसा नहीं है। घनिष्ठ संबंध का मतलब बहुत शुद्ध भाव। ठीक है, और क्या है, इसमें चरित्र गठन आपने देख लिया, गुरुकुल के समान शांत एवं सात्विकता आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात, जो आजकल हमारी संस्कृति और हमारे साहित्यों का ह्रास हो रहा है ना, ख़त्म हो रहा है ना, वो नहीं ख़त्म होंगे। ठीक है, संस्कृति का संरक्षण होता रहेगा। ठीक है, यदि वैदिक शिक्षा अब ये पढ़ाई जाती है तो। और क्या है, और शिक्षा व्यावसायिक हो जाएगी। तो जितने सारे लोग जो घर में बैठे ना बेचारे पढ़ कर, वो घर में पढ़ कर बैठेंगे नहीं, वो अच्छी तरह व्यवसाय लेंगे, अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएंगे। यदि गुरुकुल जैसी शिक्षा भी दी जाने लगी तो संतुलित व्यक्तित्व का विकास होगा और विद्यार्थी अपने जीवन को सुंदर तरह जी पाएंगे। तो ये थी वैदिक कालीन शिक्षा और उसकी विशेषताएं, उसकी उपयोगिता, उसकी कमियां, ये सब हम लोगों ने पढ़ ली। ठीक है, वीडियो हो गया बहुत बड़ा, तो भैया करना क्या है, हम तो सोच रहे थे कि आज कोई कम से कम 5 प्रश्न करा दें, लेकिन देखो 5 प्रश्न नहीं, अभी एक ही ये प्रश्न हुआ है। अच्छा, अब आप ऐसा करो, एक काम फटाफट से करो कि बाकी के जो ये क्वेश्चन आंसर है ना, इनकी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये तो हमने एक वैदिक कालीन शिक्षा तो आपको बता ही दिया। आपको यदि इसे पढ़ने में अच्छा लगा हो तो आप बताइएगा, और जैसे हम और आगे डिस्क्राइब कर देंगे, वैसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो आगे वाले प्रश्न का। ठीक है, यदि आपको ऐसे ही पढ़ना है तो बता देना, तो फिर हम इसको नीचे वाले जो प्रश्न हैं इनको पढ़ा देंगे, और यदि आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लो तो वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, आप हमें बता देना। फिलहाल तो एक प्रश्न हो चुका है, वैदिककालीन शिक्षा के बारे में हमने पूरी जानकारी कर ली है। अभी मैकाले वाला जो पत्र है, विवरण पत्र, इसको आप एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, आपको ऐसे पढ़कर समझ आए तो अच्छा है, नहीं पढ़कर समझ आए तो फिर उस तरह हम पढ़ा देंगे जैसे अभी पढ़ाया है।
ठीक है, देखिए आप इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लो। आपने देखा मैकाले के बारे में आप पढ़ ही रहे हो। दूसरा, मैकाले के विवरण पत्र की प्रमुख सिफारिश क्या थी? ठीक है, अरे यही पेज 2 बार आ गया है शायद। ठीक है, चलो हाँ इसका ले लो आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर देखिए, इसे पढ़कर आपको समझ आ जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो फिर हम अभी की तरह पढ़ा देंगे फिर। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, ये बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में। ठीक है, और एक आपकी जानकारी बहुत बढ़ जाएगी इसे पढ़कर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, चलिए आगे बढ़ें। गुड, लीजिए। यदि ऐसे पढ़ लो तो ज़्यादा अच्छा है, फिर इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और इतना बड़ा वीडियो नहीं होगा ये। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर ये है फिल्ट्रेशन थ्योरी। ओके, फिल्ट्रेशन थ्योरी बोले तो निस्यंदन का सिद्धांत। निस्यंदन का मतलब क्या होता है? मैकाले ने क्यों दिया? मैकाले कहता था कि ऐसी शिक्षा दो जो उच्च वर्ग को दी जाए, बड़े बड़े राजा, साहूकार, बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, उनको शिक्षा दे दो और वही शिक्षा छन छन कर नीचे के वर्ग तक पहुंच जाएगी। ऐसा कहते हैं फिल्ट्रेशन थ्योरी, यानी निस्यंदन का सिद्धांत। ये दिया था मैकाले ने। ठीक है, पढ़ लेना ऐसे, समझ आए तो बहुत अच्छा, नहीं आए तो और अच्छा हम बता देंगे फिर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। अब इसके बाद आता है वुड डिस्पैच। कि वुड का घोषणा पत्र क्या था? बड़ा फेमस रहा भैया ये महाधिकार पत्र का, मैग्ना कार्टा का आ गया ये एजुकेशन का। इसको आप देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी ध्यान से, समझ आए तो अच्छा है, नहीं तो फिर हम बता ही देंगे। आप बता देना मैं कमेंट बॉक्स में लिखकर कि हम इस तरह डिस्क्राइब करें या ना करें, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है और ऐसे टाइम लगता रहा तो भैया 2 साल रख लेना फिर तो, तब जाकर एक किताब हो पाई हमसे। ठीक है, चलिए यहाँ देख लीजिए इसको कि क्या क्या हुआ इसमें फिर वुड डिस्पैच में, और इसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ी, क्यों आए वुड डिस्पैच। ठीक है, इसने क्या क्या बताया कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, प्राथमिक विद्यालय, फिर मिडिल स्कूल, उसके बाद हाई स्कूल, फिर कॉलेज, फिर विश्वविद्यालय होना चाहिए। ये वुड डिस्पैच में बताया गया। 5 सीढ़ियाँ बताई इसने एजुकेशन की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब घोषणा पत्र का मूल्यांकन भी किया गया है। इसमें क्या क्या निकला, क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पर आए, वो बताया गया है, देख लीजिए। इसके दोष भी थे कुछ वुड डिस्पैच के। अच्छा, अंग्रेज़ों ने जितनी चीज़ें बनाई हैं हम भारतीयों के लिए, उसमें उन्होंने अंग्रेज़ों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया, उन्होंने उसमें अंग्रेज़ों को ज़्यादा महत्व दिया। भारतीयों को तो मजबूरी में देना पड़ा, क्योंकि वो चाहते नहीं थे, वैसे तो चाहते नहीं थे भारतीयों को शिक्षित करना, लेकिन उन्होंने सोचा कि हमें पढ़े लिखे क्लर्क की आवश्यकता, हमारी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की आवश्यकता है। अब कर्मचारी जो होंगे उनसे हम हिंदी में तो बात कर नहीं पाएंगे, उनसे अंग्रेजी में बात करेंगे। इसलिए वो चाहते थे कि भारतीय लोगों को, कुछ भारतीय लोगों को अंग्रेजी शिक्षा दे दी जाए, जिससे वो हमारे यहाँ टहल चाकरी कर सकें, नौकरी कर सकें। इसलिए ये अनेक तरह के ये मैग्ना कार्टा और ये सब, मैकाले अपनी शिक्षा नीति लेकर आया, वुड ने अपना घोषणा पत्र दिया, इसलिए ये सब कुछ हुआ था। ठीक है, खैर आप पढ़ लेना, आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ ही जाएगा। ठीक है, अब ये सब होने के बाद आते हैं भारतीय शिक्षा आयोग का गठन, जिसे कहते हैं हंटर कमीशन। ठीक है, हंटर कमीशन आया उसके बाद। लास्ट वाला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, 5वां प्रश्न, ये वही है। क्या क्या था इसमें, ये आप समझ जाओगे बहुत अच्छी तरह से। ये 3 जनवरी 1882 को आया। ठीक है, अच्छा, इसमें आपको कोई भी चीज़ समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, हम कोशिश करेंगे कि हम आपको बता पाएँ। ठीक है, समझा पाएँ। चलिए आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट इसके ले लीजिए। अच्छा, जो भारतीय शिक्षा आयोग था, पहली बार उस समय ये ऐसा आयोग बना था, इसमें मॉडर्न हिस्ट्री में पहली बार ऐसा आयोग बना था, भारतीय शिक्षा आयोग, जिसमें 20 सदस्यों में से 7 सदस्य भारतीय थे। नहीं तो उससे पहले जितने भी आयोग बने सब अंग्रेज थे, उसमें कोई भारतीय था ही नहीं, इसलिए भारतीयों के हित में कोई चीज़ सोची ही नहीं गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लो भैया, भारतीय शिक्षा आयोग पढ़ लो इसे भी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो उसका भी। देखिए, भारतीय शिक्षा आयोग ने किया तो कुछ ठीक,
लेकिन कुछ नहीं किया इसने भी बुट डिस्पैच को ही बस उसकी पुनरावृत्ति कर दी, इसने उसको दोबारा से उसी तरह बता दिया, बस इतना हुआ। ठीक है, तो इसकी भी बहुत आलोचनाएं हुई, बहुत ज़्यादा। पढ़ लेना आप, इसे समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, लो यहाँ पर ये जो आपके 5 क्वेश्चंस थे उनका आंसरिंग पूरी हो गई। ठीक है, आप लोग पढ़ लोगे तो आपको समझ आ जाएगा, नया तो आप हमको बता देना यहाँ तक। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम देखेंगे कल से ब्रिटिशकालीन शिक्षा, उसकी घटनाओं की सूची, ये देखेंगे। और भी प्रश्न हैं, फर्स्ट यूनिट में बहुत सारे प्रश्न हैं, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कवर किया जा सके। ठीक है, ओके। अच्छा, तो ये था हमारा पेपर सेकंड, एमएड फर्स्ट सेमेस्टर पेपर सेकंड, जिसमें हम लोग यूनिट फर्स्ट देख रहे थे, हिस्टोरिकल परसेप्टिव। ठीक है, इतिहास परिप्रेक्ष्य में क्या था, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में शिक्षा की क्या विशेषता रही, क्या अध्ययन रहा, वैदिककालीन शिक्षा क्या थी, क्या वर्तमान में शिक्षा थी, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए, और कुछ आपको कुछ पूछना हो, कहना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। बहुत मेहनत की हमने आपके लिए, कोशिश करना शेयर करने की और उन बच्चों तक पहुंचाने की जिनको इसकी आवश्यकता है। ठीक है, फिर मिलेंगे, बाय, राधे राधे, राम राम, बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखिए। फिर मिलेंगे, किस तरह पढ़ना है बता देना। ओके, बाय, राधे राधे, राम राम, बाय।